क्या हाल है प्यारे बच्चों। देखो आज चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12th क्या करने वाले हैं पता है आपको। सीबीएसई ने क्या सचमुच एनसीईआरटी से चीटिंग की थी? क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही दिए थे? क्या एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन में फेर बदल करके, क्या एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन था, क्या थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सपोर्ट मटेरियल कहां कहां से सीबीएसई ने 2023 में 12th के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे थे, आज उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं हम। और एक एक क्वेश्चन हैंड पिक करे हैं सारे सेट से, जितने भी सेट्स थे, और हर क्वेश्चन में बच्चे ने क्या गलती करी है और क्या अप्रोच है, और एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन यू का यू ना उठा के उसमें क्या चेंज करके सीबीएसई ने उसको बोर्ड के अंदर डाल दिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। प्यारे बच्चों शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन हमारा। देखिए क्या कहता है, एन आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड्स हैज यहां पे बॉइलिंग पॉइंट आना था, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स। ये मिसप्रिंटिंग है, यहां पे आप समझिए कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये जो चीज है ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हायर देन द आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स हैं उनसे बॉइलिंग पॉइंट हायर है। अब मैं बताना चाहूंगा आखिर ये क्वेश्चन कहां पे था। देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया था, और सीबीएसई 2023 में जब पूछा गया तो ये हमारे एल्पाइन के असाइनमेंट में, असाइनमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं, ALP 9A के अंदर क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन हमने एज इट इज प्रिंट कर रखा था। ये है उसकी एक स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सीबीएसई ने स्मार्टली इस क्वेश्चन में ज्यादा चेंजेस नहीं करे, सेम सा ही है क्वेश्चन लगभग। और ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला जो ऑप्शन था अनसैचुरेटेड का, वो यहां पे इसने ओवे द राउट्स लो कर दिया। ऑप्शन बस लास्ट वाला चेंज करा है। आप देखोगे पहला ऑप्शन देखिए यहां पे कह रहा है शो नेगेटिव डेविएशन, शो नेगेटिव डेविएशन। दूसरा शो पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव। ये दूसरा ऑप्शन हटाया है इसने, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो। ये बी ऑप्शन को सी बना दिया है, मतलब ऑप्शन भी आगे पीछे चेंज करे हैं। और शो डेविएशन शो डेविएशन ऑन करके कर रखा है, तो फ्रॉम द राउट्स लो ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पे इनमें थोड़ा सा चेंजेस आया था। चलिए खैर छोड़िए, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन असाइनमेंट से था, ये बात तो कंफर्म हो गई आप लोगों को, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका आंसर जानने वाले हैं। तो आंसर क्या आएगा वो बताइए। देखिए होगा क्या यहां पे, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है, एजोट्रोपिक मिक्सचर है, दो लिक्विड का मिक्सचर है। एक लिक्विड मान लेते हैं ए है और एक लिक्विड बी है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हायर देन द आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स। इन दोनों का जो मिक्सचर बना, जो मिक्स बना, वो सपोज ए बी बना है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके बॉइलिंग पॉइंट से हायर है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हायर है। लेट्स सपोज कोई भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, सपोज इसका 100 है, इसका 150 है, तो इसका होगा 160, जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। एंड दिस टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स, आप लोगों को पता है दो तरह के एजियोट्रोप्स होते हैं। एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, तो यहां पे अगर ये ज्यादा शो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स के ऊपर इसने कई सारे अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस दिए। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स का मतलब ये होता है कि ये लार्ज क्यों बोल रहा हूं यहां पे, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एक बात आप ध्यान रखिए, लार्ज इसलिए क्योंकि एजियोट्रोप्स बनाने के लिए जो डेविएशन है वो ज्यादा आना चाहिए, एक बात याद रखना है आप लोगों को। तो इसका आंसर आएगा शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो। अगर मान लो क्वेश्चन का अप्रोच चेंज कर दे कि ये कहे कि बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का है वो कम है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स हो जाएगा। और अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स हो गया तो यहां पे लार्ज नेगेटिव की जगह लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। यही क्वेश्चन हमारे अल्पाइन असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर भी देखने को मिला था। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, ये क्वेश्चन वही सेम है, तो इसका आंसर भी वही लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाला आएगा फ्रॉम द राउट्स लो। तो ये हमें देखने को मिला था। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब ये हर बच्चे को पता होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2023 के अंदर आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग सेट में आया हुआ है। दूसरा, सीबीएसई ने हमारे नोट्स से, या यूं कहें एनसीईआरटी से, ठीक है, हमारा नोट्स कहना थोड़ा ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, एनसीईआरटी से ये लाइन उठाई। अब लोगों को बताओगे कि वो आइसोटोनिक, ये हमारे नोट्स हैं। आइसोटोनिक जो होते हैं वो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स होता है, अगर इनका टेम्परेचर भी सेम रख दिया जाए, वॉल्यूम भी सेम रखे, तो इवन दो कंसंट्रेशन और मोल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आइसोटोनिक में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई चक्करबाजी नहीं, ना बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, ना मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, ना वेपर प्रेशर सेम होता है, आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी एमसीक्यू का है, और ये क्वेश्चन भी हमारा कहां पे आया हुआ था, ये भी सीबीएसई 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये भी हमारे असाइनमेंट नंबर ALP 10A के अंदर 10वें असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास असाइनमेंट है तो आप चेक कर लो, उसी के अंदर ये क्वेश्चन यूं का यूं मिल रहा है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम था क्या, देखते हैं, चेक करते हैं, क्या क्वेश्चन सेम था बिल्कुल? तो बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है असाइनमेंट में, और ये जो क्वेश्चन आया सीबीएसई के अंदर, ये दोनों सेम नहीं थे। इस बात को ध्यान रखना है आपको। क्या चीज सेम थी? तो ये सेम थी अप्रोच, दोनों का अप्रोच सेम था। पहले हम सीबीएसई वाला कर लेते हैं, फिर हम असाइनमेंट में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो भी करके दिखा देंगे। अब देखिए, समझिए, यहां पे देखो, समझो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड ए है और 2 मोल ऑफ लिक्विड बी है। यही चीज मैं चेक करता हूं। यहां पे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ये स्टेटमेंट चेंज करी है, डिसॉल्विंग। क्या लिखा हुआ है वहां लास्ट में, आप पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, 1 मोल। ये देखिए 1 मोल, ये लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी। तो दोनों क्वेश्चन में डाटा लगभग सेम है। आगे हैज बीन फाउंड टू बी 38 टोर, यानी कि ये जो 38 टोर है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और प्योर वेपर ए का और बी का 45 और 36 टोर दे रखा था, 45 एंड 36। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजे लेने के लिए क्वेश्चन को पढ़ा और उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करी। और देखिए यहां पे अगर आप समझेंगे तो मेक्स अ सॉल्यूशन हैविंग, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बनाई। इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन कम है पर इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी है, और वो टू द पॉइंट है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 40 टोर, हमारा कितना था, हमारा तो 38 टोर। कितना था हमारा, 38 टोर। अब कितना है ये, 40 टोर, 2 टोर बढ़ा दिया, वहां पे चेंज इतना ही करा है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, प्योर वर्ड बनाया है, 45 एंड 30। ये देखिए यहां पे 45 था, 30 जो था उसकी जगह यहां पे 36 था। डाटा चेंज करा है, थोड़ा सा चेंज करा है, दोनों में कहानी सेम है। अब दोनों में कहानी कैसे सेम है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब आप समझिए, सारा डाटा अगर हम यूज करें तो हमें बताना है कि क्या ये आइडियल है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आइडियल होता तो वेपर प्रेशर सिंपली सम हो जाता, आइडियल तो नहीं है। या चेक कर लेते हैं आइडियल है या नहीं है, एक बार हम ना इसे चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे मैं बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, मैं यहां पे ना एक बड़े आसानी तरीके से यहां पे एक लाइन खींच देता हूं। असाइनमेंट का क्वेश्चन, ये देखो, ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये हमारा सीबीएसई 2023 में जो क्वेश्चन आया, दोनों की अप्रोच सेम है, तो बड़ी अच्छी एनालिसिस है, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या हुआ, सीबीएसई ने बोला कि ए है 1 मोल, अच्छी बात है जी। बी है 2 मोल, ये भी बहुत अच्छी बात है। मोल्स दे दिए ए के, तो मोल्स का सिंबल था Na, मोल्स का सिंबल था Nb। मोल फ्रैक्शन का क्या सिंबल था, Xa। कैसे करना है आपको, मोल फ्रैक्शन 1/1 + 2 कितना हो गया, 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या आएगा बच्चा, 2/3। सिंपल है, मोल फ्रैक्शन आ गए। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, सीबीएसई के क्वेश्चंस में मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। सीबीएसई के क्वेश्चंस में प्योर वेपर प्रेशर, प्योर का दे रखा है 45 और प्योर बी का दे रखा है 30, यानी कि इसमें यहां पे हम लिखेंगे 45
स्टोर में ही है तो सब कुछ स्टोर में ही रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्योर बी का 30 दे रखा था, 30 टोर, ठीक है। ये डाटा वाइज एनालिसिस कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन में कर दूंगा अभी, एक बार समझिए। इसके बाद जो हमारे असाइनमेंट में वो भी कर दूंगा मैं, पहले एक बार इसी को कर लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन आ गया, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है पीएस, कैसे निकलेगा? ये निकलेगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता था हमारा, पी नोट ए, याद होगा आप लोगों को, एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, राइट। अब क्या करिए आप, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, बस सिंपल है। पी नोट इज 45 इंटू एक्स ए इज 1/3 प्लस पी नोट बी इज 30 इंटू 2/3। अब देखोगे बहुत अच्छी कैलकुलेशन देते हैं ये, या आप यूं कहे कि बहुत इजी कैलकुलेशन देते हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला कैलकुलेशन होता नहीं है। अब यहां पे क्या करना है, आपको कैंसिल कर देना है। इस 3 से ये काटोगे 15 आ गया, ये काटोगे ये 10 आ गया, 15 प्लस 20 कितना हो गया, 15 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 35 टोर। यहां पे आया 35 टोर। ये पीएस है जो आपको कैलकुलेट करना है, 35 टोर। और जो उन्होंने दे रखा है, उन्होंने जो दे रखा है टोटल, वो कितना दे रखा है, 40 टोर दे रखा है, 40 टोर दे रखा है। यानी कि आपका कितना आया है, आपका आया है 35 टोर पीएस आइडियली सिचुएशन में, है ना। या यूं कहे कि ये इनकी मल्टीप्लीकेशन है, पीएस नहीं है, ये इनकी मल्टीप्लीकेशन है। और जो पीएस दे रखा है वो दे रखा है आपको 40 टोर, कितना, 40 टोर। तो ये बताओ कि 40 बड़ा है या 35 बड़ा है? ऑब्वियसली पीएस इस सिचुएशन से बड़ी। अगर पीएस बड़ा आ जाता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, राउट्स लो को ये ओबे नहीं करेगा, आइडियल तो नहीं होगा। तो मैं एक सिचुएशन बताई थी, पीएस इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 35 टोर आ रही है, जो अभी मैंने कैलकुलेट करी। पीएस जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं वो ये मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है वो 40 टोर है। आप ध्यान से समझिए, 40 बड़ा है 35 से, ये सिचुएशन आ गई है। जब भी पीएस बड़ा होगा, पीएस की वैल्यू जब ज्यादा बड़ी होगी तो उस केस में ये नॉन आइडियल होगा, पहली बात। अब नॉन आइडियल के दो सिचुएशंस थे, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बात समझ में आई? तो इसमें जो ज्यादा आएगा ना पीएस, जिसमें ग्रेटर होगा वो पॉजिटिव है, जिसमें पीएस लेस देन होगा वो नेगेटिव है। और भी प्रॉपर्टीज होती है, अब इसमें नहीं जा रहे हम, मुद्दे पे वापस लौटते। जैसे आप वापस लौटोगे तो आप पाओगे कि इसमें शोज पॉजिटिव डेविएशन, ना 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 ना, आइडियल ना 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 ना, क्या शोज पॉजिटिव डेविएशन, यस पॉजिटिव डेविएशन ही तो बनाएगा क्योंकि पीएस की वैल्यू ग्रेटर देन आई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन ही आ जाएगा, आइडियल नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन भी नहीं होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, अच्छा ये देखो ये और मजे लिए, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है, एजियोट्रॉप्स का और डेविएशन का उल्टा रिलेशन है, ये याद रखना। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का मतलब हो गया नेगेटिव डेविएशन, क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन, समझना। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में आया हुआ था। सेम क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी है, डाटा चेंज करा इन्होंने थोड़ा सा, यहां पे 36 है, ये 38 है, और ये 45 है। समझ में आई बात? अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूं, मतलब अगर मैं आगे जाके इसके लिए सॉल्व करता हूं, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, इसको साइड कर देते हैं। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, समझना। असाइनमेंट में ए 1 मोल दे रखा था, ठीक है, बी वो भी हमारा 2 मोल दे रखा, यहां तक डाटा मैच कर रहा है, एन ए एन बी हो गया। एक्स ए और एक्स बी निकाल लेंगे फटाफट से। एक्स ए कितना आ जाएगा, 1/3 भाई, 1 ए के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, ऑब्वियसली। बी में आ जाएगा बी के मोल्स, ठीक है, अपॉन में 2/3, ये भी मोल्स ये भी मोल्स, सारे मोल्स हो गए एक्स ए और एक्स बी, राइट। नाउ चेक इट आउट, व्हाट, क्या, पी नोट ए कितना दे रखा था क्वेश्चन में, देखिए वापस, पी नोट हमारे असाइनमेंट में दे रखा है 45 और ये कितना है 36, याद रखना। तो हम इसे जब सोल्व करेंगे तो ये 45 टोर हो जाएगा। पी नोट बी कितना होगा, पी नोट बी हो जाएगा 36 टोर हो जाएगा। अगर मैं पीएस निकालूं यहां पे, या पीएस कहना गलत होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है पीएस विच इज 36 टोर, राइट। देख लेते हैं, 36 से 38 है, ओके सॉरी 38 टोर है, ओके ओके। तो 36 तो वो दे रखा था, 38 टोर है यहां पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना कैलकुलेट करनी है पी नोट ए
मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, एलपी असाइनमेंट जो हम आपको देते हैं क्लास के अंदर, समझो बात को। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पी नोट ए कितना है, पी नोट ए इज 45, एक्स ए कितना है, एक्स ए इज 1/3, वेरी गुड। पी नोट बी इज, पी नोट बी भाई 36 है और ये 2/3। इसको सॉल्व करो, ये तो 15 आ गया है ना, और प्लस में इसे सॉल्व करो, ये कितना आ गया 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, कितना हो गया ये जी 39 टोर हो गया। यहाँ पे ये 39 टोर है, यहाँ पे क्या है ये 38 टोर है। यहां सिचुएशन उल्टी आ गई है, यानी कि पीएस की वैल्यू कम आई है, किससे, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से कम आई है वैल्यू। यानी अगर वैल्यू कम आए तो इसमें नेगेटिव डेविएशन होगा। कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आ जाएगा। यहां जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या नेगेटिव डेविएशन है, यस। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो एक और ऑप्शन होगा, डी वाला, हैज अ डेल्टा। अच्छा, इसमें ऑप्शन अलग है, ओके, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। अगर ये क्वेश्चन यहां आता तो दो ऑप्शन हो जाते, तो नेगेटिव डेविएशन इज द आंसर। इसमें एक लास्ट ऑप्शन ध्यान से देख पा रही हूं, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एक्स मिक्सिंग। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ पे, इसको क्लीन कर देते हैं ना, ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड, ये क्लीन कर देता हूं मैं आपके लिए। ये सब समझ में आ गया था, हटाओ। इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, देखो इसका आंसर जो हमारा आया वो नेगेटिव डेविएशन के लिए आया, तो इस क्वेश्चन के लिए सही है। लेकिन इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग एक वर्ड दे रखा, वो पॉजिटिव है। देखो सुनो, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव आएगा यार, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव आएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे तो नेगेटिव डेविएशन होने का ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करता, वो भी नहीं है। मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए। अप्रोच समझिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका उल्टा हो सकता है, ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, अप्रोच वही मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं अल्पाइन के असाइनमेंट क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, और करना ज्यादा जरूरी है इसलिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये हम बार बार कई बार कराते हैं, ठीक है। सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस नहीं करे इन्होंने, बिल्कुल सेम है। तो चलो फिर मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। तुम्हें पता ही होगा इसका आंसर, वैसे बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा। कह रहे वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, जो वैल्यू है हेनरी कांस्टेंट का, वो ऑप्शन ए है इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये सबसे बड़ा धोखा होता है। हेनरी कांस्टेंट के एच ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, याद रखना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ, हेनरी कांस्टेंट बढ़ाओ। हाँ, हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चा। अब आप एक बात समझिए, यहां पे इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है, पहला ऑप्शन हो गया जी गलत, ठीक है। अब आप दूसरी बात समझिए, कह रहा है कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इंक्रीज, दोबारा से ऊपर भी इंक्रीज डिक्रीज है, इनवर्स का रिलेशन है, दूसरे वाले में इनवर्स का रिलेशन है, ये भी इनवर्स का रिलेशन है। घुमाना चाहता है, दिमाग लगाना चाहता है। दूसरा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब बच्चा उसी में गलत हो गया तो इसमें गलत होगा कि नहीं होगा। आप लोग बड़े ध्यान से आंसर पढ़ने, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज, सी ऑप्शन। क्या रिमेन कांस्टेंट रहता है, ना 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 ना, केएच रिमेन कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए चेंज होगा ही होगा। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन उठाया गया था, सेम टू सेम था ये क्वेश्चन, कोई चेंज ही नहीं किया एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों जरूरी है। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन उठाए गए थे। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहां, सीबीएसई 2023 में है, और ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाई नहीं है,
बट ये सपोर्ट मटेरियल अगर आपके पास होगी तो उसमें आप देखोगे जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, सपोर्ट मटेरियल के अंदर ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का पहले से प्रिंट आउट ऑफ द फॉलोइंग 1m, यहां पे बच्चा ध्यान से समझेंगे, 1m मोलैरिटी सबकी सेम है, मोलैरिटी चेंज नहीं की गई है, विच वन विल बी द शो द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यहां पे पूरा शब्द समझिए, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक डेल्टा टीएफ होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलती करी है वो बताता हूं मैं तुम्हें। बच्चों ने ये गलती करी कि डेल्टा टीएफ को ना, डेल्टा टीएफ का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू टी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन का मतलब समझते हैं, टी नोट एफ माइनस टी एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई से रिलेट कर दिया। अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन भी होता है, वैसे ध्यान रखना कंसंट्रेशन भी होता है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे सबकी 1m दे रखी है, तो कंसंट्रेशन मेरे लिए मैटर नहीं करेगी, मेरे लिए मैटर करेगी वेंट ऑफ फैक्टर। अब दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला या तो आपसे डेल्टा टीएफ पूछा जाए डायरेक्टली, डेल्टा टीएफ किसको बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डेल्टा टीएफ के बारे में जिक्र है, डेल्टा टीएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन। हाँ, अगर तुमसे ये पूछा जाता कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हो सकता है अगले वाले पेपर में तुमसे चालाकी से ये क्या कर दे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख दे, कंफ्यूज हो जाओगे। डिप्रेशन वर्ड है, सॉल्यूशन का ही होगा, डिप्रेशन वर्ड है तो डेल्टा टीएफ देखो, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन है तो टीएफ देखो। और उसमें मैं तुम्हें बता देता हूं, ये आई ना, इस केस में ये जो टीएफ है उस केस में ये आई इनवर्स का रिलेशन लगा देना, यानी वेंट ऑफ फैक्टर किसी का, अगर वेंट ऑफ फैक्टर किसी का ज्यादा है तो टीएफ की वैल्यू कम होगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। लेकिन अगर यही डेल्टा टीएफ में आई का डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा। आई होप इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं आपके लिए बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको जो अप्लाई करना है वो डेल्टा टीएफ के लिए करना है। किसके लिए करना है, डेल्टा टीएफ के लिए करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर है, ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब आप समझो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन है, अरे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आपके पास पहला ऑप्शन जो है वो NaCl का है, तो NaCl में अगर आप देखोगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है Na2SO4 का। अब तुम्हें पता है नहीं I की वैल्यू 2 कैसे आई, ये भी नहीं पता है, चलो मैं बताता हूं। इस NaCl के अगर हम आयनाइजेशन करें तो हमें मिलेंगे 2 आयंस, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है ना बच्चा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस को ही हम वेंट ऑफ फैक्टर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो यहां पे I की वैल्यू आ जाती है 2। Na2SO4 में जो आयंस मिलेंगे वो मिलेंगे 2 Na पॉजिटिव प्लस में SO4 माइनस 2, यानी कि SO4 को एक आयन कंसिडर करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सल्फर को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। 2 Na पॉजिटिव का मतलब ये हो गया 2 आयंस ये हैं, एक आयंस ये है, टोटल आयंस की संख्या हो जाएगी, टोटल आयंस की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि I की वैल्यू हो जाएगी 3। बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं C6H12O6 को ध्यान से समझाऊं तुम्हें, तो ये ग्लूकोज है, ये डिसोशिएट नहीं होता है, नॉट डिसोशिएट, ये डिसोशिएट नहीं होगा, यानी इसकी I की वैल्यू 1 ही लोगे। नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड, वो डिसोशिएट नहीं होते, घुल जाते हैं पानी में, ग्लूकोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए। एंड एक लास्ट हमारे पास जो रह गया है वो मैं यहाँ पे इसे करता हूं, ठीक है, इसको यहाँ पे करो, ठीक है। आपके लिए मैं क्या करता हूं, लास्ट इज डी ऑप्शन बचा ना यहाँ पे, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर जगह बना देते हैं। डी के लिए क्या करेंगे, डी में हमारे पास क्या है, Al2SO4 है ना, ये ऐसे काम करो ना, ये Al2SO4 के लिए लिख रहा हूं मैं। कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। एक एल्यूमिनियम पे चार्ज ना +3 होता है, ये याद रखना है, बचपन में भी सिखाया जाता है। और SO4 जो है वो 3 है, तो 3 SO4 माइनस 2 हो जाएंगे, 3 आयंस यहाँ पे और 2 आयंस यहाँ पे, 3 SO4 है ना, इसलिए टोटल आयंस हो गए जी 5 आयंस। I की वैल्यू भी हो गई 5। अब आप समझिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि भाई जिसका I ज्यादा होगा
उसी का डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा। उसने पूछा भी हमसे डेल्टा टीएफ है, तो आई सबसे ज्यादा जो है वो डी का। आई निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को। बड़े प्यार से और बड़े आराम से ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, ये आपको समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन भी आपका सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी की लाइन, नोट्स की लाइन, जो कहूं जहां कहूं वहीं से उठाया गया। कोई चक्करबाजी नहीं है। आपने अलग अलग क्वेश्चंस करे होंगे, तो आपने एक टेबल देखी होगी एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें केबी और केएफ की वैल्यू दे रखी है हर अलग अलग सॉल्वेंट की। याद रखना, केबी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए केबी ना, केबी हो या फिर केएफ हो, डिपेंड्स ऑन, ये बात आप लोग लिख लेंगे। डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है बच्चे? हेलो, किस पे डिपेंड्स करता है? डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, यानी सॉल्वेंट चेंज, केबी की वैल्यू चेंज। दूसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के तो डायरेक्टली रिलेशन है, और दुनिया में किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इफ क्या कह रहा है? इफ मोलैलिटी, भाई मोलैलिटी कुछ भी लो, पानी का केबी की वैल्यू कितनी है? वाटर की केबी की वैल्यू कितनी है? 1.86 फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रही। इज डबल, कह रहा है कि मोलैलिटी डबल हो रही है, या कुछ भी, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज डबल हो रही है। मुझे क्या मतलब है? डिपेंड किस पे करता है? वो दो चीजें चेंज नहीं हो रही है, मतलब केबी सेम रहने वाला है। द वैल्यू ऑफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ना हाफ होगा, ना डबल होगा, ना ट्रिपल होगा। दिस वन इज अनचेंज्ड। इसका आंसर अनचेंज्ड आ जाएगा। आपको ये वाला फैक्टर, केबी हो चाहे केएफ हो, ये याद होना चाहिए। ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब जो ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये कहीं से तो इंस्पायर्ड है, तो ये कहां से इंस्पायर्ड है? ये कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। ये सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर था, उसमें आया हुआ था 2023 के अंदर। कह रहे थे कि हाउ मच इथाइल अल्कोहल, हाउ मच इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन देखेंगे, ये किसमें दे रखा है? इन्होंने मोल में दे रखा है। क्वेश्चन को और इजी बना दिया। हाउ मच में ग्राम भी तो होता है, मोल में यहाँ पे डील कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -40 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस। ये TF है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का, प्योर वाटर का हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और डेल्टा TF जो होगा हमारा, वो क्या होगा? T0F - TF हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 - -14 कितने हो गए? 0 - -14 इज 14 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 14 डिग्री सेल्सियस था, ये 1.4 डिग्री सेल्सियस था। चलो करके देखते हैं, मेरे ख्याल से 1.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, बट 14 डिग्री सेल्सियस है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो। तो लिख दिया इन्होंने, बट ट्राई इट। केएफ की वैल्यू, अच्छा ओहो, पिछले वाले मैंने शायद यहाँ पे ना अभी जिक्र किया था कि केबी की वैल्यू ना वाटर की 1.86 होती है। वो केबी की नहीं होती, वो केएफ की होती है। केबी निकल गया था मुझसे। तो केएफ की वैल्यू 1.6 है, किसी और चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मुद्दे पे आओ। तो डेल्टा टीएफ यहाँ पे आ गया 14। अच्छा, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या लगाओगे? दैट इज इक्वल्स टू KFM। M यहाँ पे मोलैलिटी है, मोलैलिटी M को मैं लिख सकता हूं, मैं दोबारा से इसे डिकोड करूं तो मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। ये आप लोगों को पता है यार, पहले से आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से। आप एक बात समझिए, ऐसे आपको डाटा लिखना है, पहले ये वैल्यू लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, आपको ये मोल्स निकालना है। मोल्स आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना, ये आपको नहीं निकालना है। डेल्टा TF 14 हो गया। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तो यहीं रहने देते हैं। हमारे पास ये जो पार्ट मैंने सॉल्व किया है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया। इसे भी मिटा दो, ठीक है, ये हटाओ। अब एक बात समझिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको काफी हद तक डाटा दे ही दिया है, सोल्व करना है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू जो कि 14 डिग्री सेल्सियस निकल के आई है। KF की वैल्यू 1.86 है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, कई बच्चे क्या करने लग जाते हैं, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जो 14 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। बच्चा आप ध्यान रखिए, आप डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस ना हमेशा, जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा सेम ही आएगा अगर वो सेल्सियस में है या फिर वो केल्विन में है। तो कोई जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर कन्वर्ट इनटू द केल्विन।
आप इवन दो देखोगे KF की वैल्यू भी डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, तो आप कंफ्यूज वैसे भी नहीं हो सकते। केल्विन में भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो डेल्टा TF इज KF इक्वल्स टू में मोल डिवाइडेड बाय, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, यहां पे 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब यहां पे दिक्कत आएगी, 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब है मुझे वॉल्यूम दिया गया 1000 मिलीलीटर, मुझे वाटर की डेंसिटी पता है जो कि होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास ऑफ वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू 1 ग्राम पर मिलीलीटर सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1000 ग्राम। यानी कि आप एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि मुझे यहां पे क्या लिखना है, सिर्फ 1000 ग्राम, या नहीं लिखना चाहता हूं तो सिर्फ मैं लिखता हूं 1 केजी, क्योंकि वाटर का 1 लीटर 1 केजी के ही बराबर आएगा, डेंसिटी सेम दे रखी है। मुझे मोल्स निकालनी है, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 1.86 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही फर्क पड़ना है, ये मोल आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है मुझे, कितना आएगा, 7 से कम, 7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऑप्शन भी है मेरे पास 7.5। ट्राई करके देखना क्या ये 7.5 आया है या नहीं आया है, ये डिवीजन आप लोग प्रॉपरली कर लेना। मैंने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन दिया है जो लगभग इतनी ही आएगी, ज्यादा चेंज है नहीं। आई होप आपको यहां तक बातें बहुत अच्छे से समझ में आई है। ये क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन दिस क्वेश्चन इज कम्स इनटू CBSE 2023 और CBSE 2023 में, और ये क्वेश्चन भी हमारे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। 14A असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 33। चेक इट आउट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोला है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोला है। एक तो पीछे समझाया था, आप दोबारा समझा रहा हूं, समझिए। अगर आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोले तो डेल्टा टी भी देखना है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट देखे बोले तो टी भी देखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीबी को अगर सॉल्व करोगे तो टीबी माइनस टी नोट बी होता है, यानी कि यहाँ पे जो टीबी है वो पॉजिटिव टर्म्स में है, तो टीबी और आई का जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्ट का रिलेशन आएगा, डेल्टा टीबी का भी जो रिलेशन आएगा वो आई डायरेक्ट का आएगा। पर सीबीएसई थोड़ा बड़े लेवल पे गेम खेलना चाहती है कि एफ तो कांस्टेंट होता है। तुम्हें पता है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इन्होंने चेंज किया। अब इन्होंने क्या किया है कि आप सिर्फ आई मत देखो, आई तुम्हें तब देखना है जब कंसंट्रेशन सेम हो। आई की जगह अब आप देखिए आई इंटू सी, सी बोले तो कंसंट्रेशन, आई इंटू सी, सी बोले तो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आइदर भी तो मोलैलिटी मोलैरिटी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेक इट आउट करो, क्योंकि एमसी का क्वेश्चन है तो वहां पे बस कम टाइम में ज्यादा चीजें सोल्व करनी है। यहां पे आप देखेंगे इसका 1m दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1m, यहां पे दे रखा है 2m, यहां पे भी 2m दे रखा है। कंसंट्रेशन में चेंज है बाबा। ऑब्वियसली अब आप समझेंगे कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं देखता हूं यहां पे भी KCl है, यहाँ K2SO4 है, यहाँ KCl है, यहाँ K2SO4 है, चीजें हैं दो, KCl और K2SO4। बात की बात है 1m वाला की कंसंट्रेशन कम है तो उसको तो पीछे छोड़ दो 1 सेकंड के लिए, और नहीं तो आप लोग करके देख लेना भाई। यहां पे मैं बस आपको बता रहा हूं, जैसे मैं पहला ऑप्शन करूं, ए ऑप्शन करूं, ए ऑप्शन में अब तुम्हें समझ में आ गया, KCl इसके टुकड़े करोगे क्या मिलेगा आपको, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कितने आयंस मिलेंगे 2, I की वैल्यू हो गई 2। पहले ऑप्शन में I और C की मल्टीप्लीकेशन देखनी है, और मैं तो ये कहूंगा कि हर एक में कर लेना भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन में तुम लोग छोटी छोटी गलती करोगे। I इंटू सी करके देख लेना, अगर वो ज्यादा आएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट ये जो पूछ रहा है वो भी ज्यादा ही होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट में इनवर्स है, मैंने बता दिया तुम लोगों को। I और C, I की वैल्यू 2 है, इस केस में K2SO4 में आप लोगों को पता ही होगा 2K पॉजिटिव प्लस में 1 SO4 2 नेगेटिव, यानी कि 1 आयन यहाँ पे है और 2 आयन यहाँ पे, कितने आयन्स हो गए 3 आयन्स हो गए। अब एक बात बताओ, I इंटू 3, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा ए वाले में 2 इंटू कंसंट्रेशन कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 है। बी ऑप्शन में क्या आएगा जल्दी बता, इसमें कंसंट्रेशन कितनी है 1 है, तो 1 इंटू IC की वैल्यू बता रहा हूं, 1 इंटू इसके कितने आयंस हो गए 3 आयंस हो गए, यही इसका I है, यानी कि 1 इंटू 3, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए।
इसमें चेक करो फटाफट से, इसमें जल्दी बताओ, इसमें जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसमें बताओगे तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे बताओगे तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। 6 सबसे ज्यादा आया है, तो ऑप्शन डी है। कुछ देखने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने करा है हर एक के लिए, उतना सबके लिए ना करो, एटलीस्ट उस ऑप्शन के लिए करो। जब तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, जब एमसीक्यू में तुमने मेहनत कर रखी होती है, मेहनत करने का यह मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत कर दी और बाकी में फिर कुछ लिख के नहीं आए। एमसीक्यू में जब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो फटाफट से कट 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 चेक होते हैं। लेकिन ये बात काफी हद तक सही नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर पेपर आपको करना होता है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना करना, ये भी हमारा असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एक बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये सीबीएसई 2023 में आया था ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर ये नोट से ये लाइन उठाई गई है, एनसीईआरटी से ये लाइन उठाई गई है। बहुत ही सिंपल लाइन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है और बहुत ही सिंपल लाइन है, बहुत ही सिंपल लाइन है। सब्सटेंस व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एंड एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। ऑब्वियसली यार ये एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, और आप लोगों को पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब तुम वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, होगा ही होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। रीजन क्या दिया इन्होंने बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस, जब जैसे तुम चाय बनाते हो और उसमें जब उबाल आने लग जाता है, ऊपर आने लग जाता है, तो उसमें तुम थोड़ी सी चीनी डाल दो, पानी डाल दो तो नीचे चला जाता है, चीनी डालोगे तो नीचे चला जाता है ना। वैसे ही अगर आप देखो एक बात याद रखना, पहला पॉइंट क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि आपका वेपर प्रेशर जो पार्टिकल आप ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी। इसी की वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इवन दो इसकी जगह अगर ये भी वो शब्द होता कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो बात सही होती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसी से रिलेट होती है, उसी से लिंक होती है। और इवन तो यहां पे मैं बता दूं आपको, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा, जिसके अंदर असर्शन इज द करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एक बात और समझिए, ओस्मोटिक प्रेशर भी याद रखना, ओस्मोटिक प्रेशर भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। ये हमने क्लास में पढ़ रखा है। असर्शन का क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये भी हमारा असर्शन रीजन का है। कह रहा है कि व्हेन NaCl इज एडेड टू द वाटर अ डिप्रेशन। देखो आ गया ना, दूसरे सेट में ये क्वेश्चन था, उसमें ग्लूकोज डाला, इसमें NaCl, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स इज ऑब्जर्व। ठीक है, अच्छी बात है। रीजन द लोअरिंग ऑफ, ये क्या है भाई, हटाओ इसको जल्दी, यहां से हटाओ, ठीक है। क्या कह रहा है कि द लोअरिंग, हेलो एक सेकेंड, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यही क्वेश्चन सेट अलग कर दिया, कंसेप्ट उसका एक ही था, क्वेश्चन बनाने वाला एक ही बंदा था। उसने क्या देखा, उसने ये देखा क्या देखा उसने, कि यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, अरे पीछे चलो, हाँ यहां पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो उसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द आंसर होता है, इज द रीजन होता है, याद रखना आप लोग। तो यहां पे भी ए ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें वेपर प्रेशर का लोअरिंग होना बनता है, और वो बनेगा भी और वो होगा भी। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अब यहां पे समझो, यहां पे भी तो बोल सकता था वो, लेकिन उसने बोला नहीं, चालाकी से चेंज करा थोड़ा सा क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। होता है, बिल्कुल होता है। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 होते हैं। इसके 4 के अलावा कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, ऑब्वियसली पाई इज मोलैलिटी की तो नहीं होती थी यार, किसके होती थी, मोलैरिटी के होती थी। यहां पे मजे लिए हैं, इसके होती थी, इसके नहीं होती थी। यहां पे शब्द है मोलैलिटी, यानी रीजन गलत है, असर्शन ठीक है।
अगर मान लो मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी दे देते तो भी आप बोलते कि असर्शन और रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन आ गया कि असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन सी चुनेंगे। शायद सी में ऐसा ऑप्शन होता है, तो देख लेना जो भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये देखो, तब बताया था केएफ हो या केबी हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं? केएफ को बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। यस, बिल्कुल, सॉल्वेंट चेंज होगा, केएफ चेंज होगा, केबी चेंज होगा। और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बकवास है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होंगे और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट वो होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, इसीलिए ये सीबीएस। अच्छा, ये आया कब था? अच्छा, ये आया था आपका सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 के टर्म 1 के पेपर में, ये डाल दिया इन्होंने, 23 का करना था। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है ये सीबीएसई का, और ये 13वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। इस क्वेश्चन को देख के एक बात याद आ गई, पर चलिए 1992 में नीट में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। यस, क्योंकि मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, मोलैरिटी चेंज। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मजाक बना रखा है क्या भाई? मोलैरिटी थोड़े ना होती है। कौन कौन सी बताई थी? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन चार के अलावा कोई नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। और यहां पे रीजन साफ तरीके से गलत है, असर्शन ठीक है। ये असर्शन की लाइन 1992 नीट में आया हुआ था। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर, थोड़ा सा चेंज किया, ये हमारे असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ये इसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। ये 48 क्वेश्चन है, कौन सा असाइनमेंट का है? ये है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23 का। और ये असाइनमेंट नंबर दिखाओ। असाइनमेंट नंबर है हमारा 7A और 48 क्वेश्चन। तो उसमें जाके आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा चेंज करा बट उठाया वहीं से, जो एनसीईआरटी में है, जो नोट्स में है, वहीं से तो क्वेश्चंस बनेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुम्हें तब दिखाऊंगा ना जब तुम चौंक जाओगे। ये तो चलो एमसीक्यू और असर्शन क्वेश्चन थे, बड़े आसान वाले क्वेश्चन थे। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, कौन से किस प्रकार का डेविएशन होगा राउट्स लॉ से? इट्स शोन बाय मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। बताओ, इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन, मैंने तुम्हें ABCD करके याद दिलाई थी, याद है आप लोगों को? A + B + C D + E, सब में एसीटोन आएगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? A से हो गया हमारा एसीटोन, एसीटोन के साथ कौन है? बेंजीन है। एक पोलर ले लो और एक नॉन पोलर ले लो, एसीटोन। ठीक है, A + C D, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, फॉर्मूला लिख दूं क्या? समझ में आ जाएगा, CS2। एसीटोन E, इथेनॉल। ये उसी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये है एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का। तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? इसने पूछा भी है ना, गिव रीजन। अब यहां पे आपको रीजन बताना है। अब रट्टा तो मार लिया, रीजन कैसे सेट करें अब आप समझिए। आप पॉजिटिव डेविएशन की ना वो प्रॉपर्टी इसमें फिट कर दो, जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारी यहां पे क्या होती है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लेन हो जाए। अब आप समझिए, एसीटोन जो होता है, अगर आप आगे पढ़ोगे वैसे तो ऑर्गेनिक में आ जाएगी, एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और इथेनॉल जो होगा वो CH3 CH2OH होगा। ये दो बातें हैं, ये इथेनॉल है। अब आप समझिए पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा? पॉजिटिव समझो, जैसे इथेनॉल जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है आपस में,
डिसोल्व रहते हैं ना, पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, समझिए आप लोग। अब होगा क्या कि ये कौन, एसीटोन, एसीटोन बनाता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये इसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपेयर में ये वीक है। जब दोनों को आपस में मर्ज किया जाएगा तो इसका इथेनॉल का और एसीटोन का इंटरेक्शन होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उसके इन दोनों के आपस के जो बॉन्ड थे, ये आपस में अच्छा बॉन्ड बना रहे थे, ये भी आपस में अच्छा बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन इनकी अच्छी बनी नहीं, ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर मिक्सचर स्टेट में ज्यादा होगा, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी थी तो ये एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे, वेपर प्रेशर कम हुआ और ये वेपर प्रेशर इसका भी कम ही होगा। अब आपको ये सारी बातें शब्दों में लिखना है कि इथेनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेक the vapor pressure lower, vapor having the lower vapor pressure in the pure state, while mixing with the acetone it form a positive deviated non-ideal solution in which the vapor pressure becomes higher because their interaction is not so strong, इनकी इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, so they show the positive deviation। इस तरीके के आपको रीजन लिखने हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। क्या होता है, डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से लिख सकते हैं। एजियोट्रॉप्स आर दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन which show the large positive deviation or large negative deviation in a fixed ratio होना चाहिए इनका। What type of azeotrophs is formed? अब ये azeotrophs की डेफिनेशन बताइए आपने, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक नेगेटिव डेविएशन होता है। If they show non-ideal solution shows the large positive deviation, it will form minimum boiling point azeotrophs. If it show the large negative deviation, it will shows the maximum boiling point azeotrophs. Azeotrophs की प्रॉपर्टी लिख दी भाई। azeotrophs जो होता है वो लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में दोनों में उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, उनके मोल फ्रैक्शन सेम होते हैं। ये सारी डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि किस तरह का डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट। मैंने बताया जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स को शो करेगा। बिल्कुल प्रॉपर आपको ये आंसर्स लिखने। गिव एन एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है, कोई भी एक एसिड प्लस वाटर लिख दो, क्योंकि एसिड और वाटर को मिलाओगे तो हीट निकलेगी और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड विद वाटर, HNO3 + H2O, HI+H2O। कोई भी एसिड विद वाटर नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, बहुत ही प्यारा। कह रहा है डिफाइन एजियोट्रॉप्स, फिर से डिफाइन कर दिया इसने एजियोट्रॉप्स, वही सेम बात है, वही सेम डेफिनेशन। अब कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स बाय, अब जिसको नेगेटिव नहीं आता पॉजिटिव आता है, ऐसा होगा नहीं, जिसको नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव भी आएगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करेगा। अब एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल में आप एग्जांपल लिख सकते हैं इथेनॉल का और वाटर का। अगर आप ऐसे एग्जांपल लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इनकी कॉम्पोजिशन भी लिखनी पड़ेगी कि किस कॉम्पोजिशन पे ये एजियोट्रॉप शो कर रहा था। तो भाई नाइट्रिक एसिड मान लेते हैं 68%, वाटर जो है ये 32% पे शो करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये इथेनॉल वाला जो था वो 95.5% था और वाटर जो था वो 4.5%। ये कॉम्पोजिशन है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। नोट्स में आप देख सकते हो, बस इसमें छोटा सा ही लिखना था, ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपरली आपको लिखना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, ये पिछला क्वेश्चन कितने कौन से नंबर का, क्वेश्चन नंबर 15 था, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए आप लोग, पानी पी लेता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे असाइनमेंट से लिया गया है, सीबीएसई 2023 में असाइनमेंट नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 54। अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। चेंजेस करा, बड़ा स्मार्टली तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखोगे यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, लिक्विड एक्स शब्द का यूज करा और लिक्विड वाई शब्द का यूज करा।
हमारे क्वेश्चन असाइनमेंट में इसकी जगह बेंजीन यूज था और टोलिन यूज था, आप देख पा रहे हो। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाया आप अगर ध्यान से समझोगे, कोशिश करोगे समझने की, तो यहां पे इन्होंने बोल दिया है, क्या बोला है, बाद में चल के बोला क्वेश्चन के अंदर, इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स, अगर इक्वल मोल्स, हमने शुरू में ही बोल दिया था इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, तो फर्क ज्यादा है नहीं, बेंजीन टोलिन ले रखा है इक्वल मोल से, वहां पे एक्स वाई ले रखा है इक्वल मोल से, और कोई काम नहीं है, क्योंकि मोल दे दिया तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे, मोलिकुलर मास में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और समझिए, और आगे बोला कि इनका द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई 120 mmHg एंड 160 mmHg, ये प्योर वाले की बात है। इफ इक्वल मोल्स इतना इतना इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, बस इतना ही काम करना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके इन्होंने ये बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो ऑफ बेंजीन का, यानी कि अगर मान लो बेंजीन को एक्स मान ले और टोलिन को वाई मान ले, तो हमसे पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर निकालो किस स्टेट में, वेपर स्टेट में निकालो। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में उतना लेवल नहीं बढ़ाया क्योंकि सीबीएसई में पूछा गया था, और ये शायद नीट या जेई के क्वेश्चंस में आया हुआ है, हमारे असाइनमेंट में भी मिला था ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें बताता हूं, देखिए क्या करिए, इक्वल मोल से 120 mm है और 160 mm, पहले मैं सीबीएसई वाला क्वेश्चन कर देता हूं तुम्हारे लिए, फिर हम आएंगे असाइनमेंट में। देखिए आपके पास है x और आपके पास है y, दोनों के मोल्स इक्वल है, यानी मोल्स ऑफ x इज 1 मोल, मोल्स ऑफ y जो है वो भी 1 मोल है। मुझे बच्चा बता सकता है कि मोल फ्रैक्शन को मैं काई बना लूं, काई ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, मोल फ्रैक्शन काई ऑफ y इज आल्सो इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 अपॉन में टोटल मोल्स ही आ जाएगा, सिंपल है। अब यहां पे x का जो वेपर प्रेशर दे रखा था, P नोट x लिखना पड़ेगा ना मुझे, यहां पे वो दे रखा है 120 mm में है, तो मैं यूनिट इग्नोर कर रहा हूं या लिख देता हूं यहां पे तुम्हारे लिए, और P नोट y वो दे रखा है 160 mmHg। मुझसे पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, पीएस निकाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी ज्यादा चक्करबाजी है। तो पीएस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएस का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम सिंपल सा, पी नोट ए एक्स इंटू में एक्स एक्स, यानी कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ये सिंबल कुछ भी बना लो, पी नोट वाई इंटू में एक्स वाई, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। सारा डाटा यहां से यहां पुट करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां पे डाटा पुट करना पड़ेगा, पी नोट एक्स इज 120 इंटू 1/2, सिंपल सा तो क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो यहाँ पे करना पड़ रहा है। 160 इंटू 1/2, 160 यहां से उठाया और 1/2 यहां से उठाया, ऐसे सॉल्व करेंगे, ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तुम लोगों को पता ही है, तो 60 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 140 mmHg आ गया। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे अगर आप इसके सही सॉल्यूशन नहीं था, मतलब इसका जो पीएस आएगा वो आएगा, कितना आया था, 140 सॉरी 140 mmHg, ठीक है, 140 mmHg इज द आंसर। अगर ये क्वेश्चन करें हम जिसमें 700 600 दे रखा है और वेपर प्रेशर निकालने की बात करें, या फिर यही क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोच भी सेम ही रखते हैं, तो इसमें अगर मुझे वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता, तुम कहोगे यार मोल फ्रैक्शन तो पहले भी दे रखा है, पर ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे एक्स का निकालना होता सपोज, ठीक है, तो वो होता है y ऑफ x, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, वेपर फेज, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है y ऑफ x इज इक्वल्स टू पी ए, या फिर पी नोट ए, पी नोट एक्स, एक्स है ना तो एक्स रखेंगे, x ऑफ x डिवाइडेड बाय पी एस, जो भी पी एस आया, तो पी नोट एक्स कितना है, पी नोट एक्स है हमारा 120 और वो हाफ, 120 इंटू हाफ कितना हो गया, बताओ 60, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 140, टोटल 140 आया, तो 60/140 इसको सॉल्व कर देते हैं। हालांकि हमारा क्वेश्चन जो है वो, इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म हो गया है सीबीएसई के अंदर। लेकिन जो हमने आपसे पूछा था असाइनमेंट के अंदर, हमने आपको असाइनमेंट में एक बेंजीन दे रखा था, अरे यार सिलेक्ट हो ना, ओके, क्यों वो क्यों नहीं हो रहा, अच्छा
तो मैं ये बता रहा था, ये तो हो गया हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन, जिसमें अप्रोच मैंने असाइनमेंट वाली लगा दी। असाइनमेंट में इन्होंने एक दे रखा था बेंजीन और एक दे रखा था टोल्यूइन। नाम में क्या ही रखा है, मोल्स भी दोनों के इक्वल दे रखे, तो एनबी इज 1 मोल, एनटी इज 1 मोल, दोनों के 1 मोल दे रखे थे। कहानी सेम ही है, लेकिन पी नॉट बी यानी कि बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा था 700, देख लेता हूं मैं कितना था, 700 एंड 600, टोलिन का 600 है। बस यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने कैलकुलेशन चेंज कर दी, डाटा चेंज कर दिया। आप देखोगे दोनों में फर्क समझ में आएगा अगर आप दोनों साथ साथ लिख रहे हो तो मोल फ्रैक्शन सीधा आ जाएगा ना, 1 और 1/2 कर लोगे, है ना, ठीक है। तो पीएस निकालू, पीएस आ जाएगा सीधा मेरा कितना, 700, यानी कि इसका वेपर प्रेशर इनटू में मोल्स बाय टोटल मोल्स, सिंपल है ना, 700 प्लस। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 600 इंटू 1/2, इसको भी सोल्व करते हैं। जब इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पीएस हमारा आ जाएगा 350 यानी कि 350, और ये कितना आ जाएगा 300, लगभग 650 आ गया। तो ये हमारा पीएस आ गया। बट क्वेश्चन ये नहीं था, इस जो असाइनमेंट में क्वेश्चन था वो ये था कि बेंजीन का आप लोग YB निकालो। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऊपर पी नोट बेंजीन XB यानी कि बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन में पीएस। पी नोट बी इज 700 और डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 350 ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, पी नोट बी की वैल्यू XB की वैल्यू रखोगे तो 350 आएगा, करके देख लेना नालायक। और यहाँ पे 650 पीएस की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी है, वो यहाँ पे पुट कर दिया, सोल्व करो, YB आएगा, ऑप्शन में लगा देंगे। ये वाला क्वेश्चन अप्रोच लगभग सेम थी। असाइनमेंट में अप्रोच थोड़ा अपर लेवल पे लेके गए हैं, ये थोड़ा यहीं पे रुक गए हैं, बस इतना ही फर्क है। पर क्वेश्चन असाइनमेंट का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन भी हमारे असाइनमेंट से लिया गया है। कहां से लिया गया है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, और ये है असाइनमेंट आपका 10A, क्वेश्चन नंबर 48 और 49, यानी कि दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ये जो दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया है, एक सेकेंड, ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। दो क्वेश्चन को ये मिक्स किया गया। ये क्वेश्चन सीबीएसई का है, ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के दो क्वेश्चंस हैं। असाइनमेंट कहां के हैं मैंने बताया था, 10A, असाइनमेंट 10A और 48 और 49 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले सिर्फ पढ़ना है। असर्शन रीजन का सॉरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग द लिक्विड X एंड Y वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बहुत नीट एंड क्लीन क्रिस्प लाइन दी गई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि वो कहना क्या चाहता है। असाइनमेंट में मिक्सिंग ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म टेक्स प्लेस, रिडक्शन इन द वॉल्यूम, कहना ये भी अच्छे तरीके से चाहता है। बस इसने एक एग्जांपल दिया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने से वॉल्यूम में रिडक्शन आई है, यहां पे भी रिजल्टिंग द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। बात वही है, बस वहां पे एक्स और वाई करा गया, यहां पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म करा गया, बस इतना ही फर्क था। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ इज शोन इन दिस केस। अब ये कह रहा है कि टाइप ऑफ डेविएशन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ इज शोन बाय दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इन दिस केस की जगह यहां पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन यानी कि स्टेटमेंट का चेंज है, बाकी सब कुछ सौदा सेम है। अब यार सिंपल है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, आपको मैं बता देता हूं, देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी बच्चे कि अगर डेल्टा V डिक्रीज हो गया तो मतलब नेगेटिव में आएगा, डेल्टा H वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। कौन सा, नॉन आइडियल का है ये, तो उसका आंसर आ गया नेगेटिव डेविएशन। अगर डेल्टा H भी नेगेटिव होता या फिर एक शब्द होता एक्सोथर्मिक, तो हीट निकलेगी। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है अंदर नेगेटिव डेविएशन का, समझना, नेगेटिव डेविएशन का, इसे आप टच करो, इसमें से हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी ना। जब इसे आप टच करोगे तो आपको गर्म महसूस होगा, यू आर फीलिंग हॉट बाय टचिंग दिस नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि क्या होगा, what change in temperature would you observe after mixing the liquid X and Y। टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, तुम्हें पता चल गया कि ये नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा था। अब टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 49 क्वेश्चन में इसका आंसर मिलेगा आपको, और ये असाइनमेंट में है, इसमें आंसर दे रखा है, इसमें क्वेश्चन बना दिया इसने। कहता है दो लिक्विड A और B है, वहां पे X और Y, यहां पे A और B, मिक्सिंग प्रोड्यूस वार्म, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो,
विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो। अब यहाँ पे अगर कोई गर्म प्रोड्यूस करे मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है मतलब नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब नेगेटिव डेविएशन है तो एनवायरमेंट का या फिर यूं कहना सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे लिखना है तुम्हें। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि बाहर हीट निकल रही है। जब दो चीजें मिलाओगे यार तो इसमें से जब हीट निकलेगी, ये सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके अंदर टेम्परेचर तुम्हारा कम होगा। तो खुद सॉल्यूशन का टेम्परेचर लो चला जाएगा लेकिन बाहर निकलने के वक्त उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर में क्या चेंज होगा, तो आप लिखना है कि सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इट फील्स वार्म, इस तरह के शब्द लिखना है, निकलना है, गोता खाना है। वो यहां पे मेंशन नहीं कर रहा है कि सॉल्यूशन की टेम्परेचर की बात हो रही है या बाहर के टेम्परेचर की बात हो रही है। ऑब्वियसली जब दोनों को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा और वही जो है टेम्परेचर को निकालता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हीट जो है टेम्परेचर जो है कम होने लग जाएगा उसका एक्सोथर्मिक हीट निकलने के बाद। खैर छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। सेम क्वेश्चन कहां मिलेगा? ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है ना, है कि नहीं है ये बताओ। यही क्वेश्चन अल्पाइन के असाइनमेंट 14A में यू का यू क्वेश्चन नंबर 32 मिला। थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज करी और कुछ भी कोई चक्करबाजी नहीं करी है इन्होंने। यहां पे इन्होंने केएफ भी दे रखा है। अब इसमें बच्चों ने क्या गलती करी थी मैं तुम्हें समझाऊंगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है तो एक ही बार करना पड़ेगा। इसमें आपको ये 19.5 ग्राम और ये सामान दे रखा था, मोलिकुलर मास भी दे रखा था, इज डिसॉल्व 500 ग्राम ये भी दे रखा है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व टू बी डेल्टा टीएफ भी दे रखा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बात ये खुद कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करिए, मतलब आपसे कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले तुम्हें जो चीजें पता है वो लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चीज पता है कि 19.5 यानी कि WB 19.5 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास इन्होंने हमें कैलकुलेट करके ही दे दिया तो वो 78 हो गया। बड़ी चालाकी से ये नंबर देते हैं ताकि ये ना आप लोगों को समझ ना पाए। अगर आपको 19 की टेबल आती है, 19 4 से कितने होते हैं 76, 0.5 जोड़ो कितने हो गए 78। इसलिए नंबर दिया इन्होंने, समझे आप लोग। अब ये देखिए, अब इसमें मोलर मास दे दिया इन्होंने। WA क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व हुआ है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। आधे बच्चों ने क्या किया था, जब मेरी पेपर चेकिंग में ड्यूटी लगी तो मैंने देखा कि ये 1 डिग्री सेल्सियस को नालायक निकम्मे केल्विन में कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। अरे बेवकूफो, डिफरेंस है ये, डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो सेम ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केएफ की वैल्यू वाटर की दे रखी थी जो कि है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, और कुछ भी नहीं है, और सारा डाटा तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। और मेरे को इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, इसका मोलर मास भी दे रखा था ऊपर, यहाँ पे ये देखो 78, ठीक है। 1.86 केल्विन केजी पर मोल हो गया। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। जब मेरे को सारा डाटा दे दिया तो यार पूछा क्या है मेरे से, यहाँ पे देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है KF WB डिवाइडेड बाय MB WA और इनटू में 1000। आई होप आपको ये बात आपको पता ही होगी। लेकिन इस फॉर्मूले में एक नई टर्म भी इंट्रोड्यूस कर रही थी, वाइनहोफ फैक्टर आई। तो सारा डाटा पता है बट आई नहीं पता है। अगर हम आई निकाल ले तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा को ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि हम यहां से आई निकालें। डेल्टा टीएफ इज 1, डेल्टा टीएफ की जगह 1 रख दिया मैंने, ये आई हो गया। केएफ की वैल्यू 1.86 हो गई, WB की वैल्यू 19.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 78, WA इज 500 इनटू में 1000। तुम्हें क्या लगता है जो एग्जामिनर है वो पहले क्वेश्चन नहीं करता होगा, क्वेश्चन करता होगा ताकि बच्चा देखे, वहां पे कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है भाई। 500 से 1000 कट गया, ये 2 पे चला गया, 19.5 से कट गया, 4 पे चला गया, ये 2 से ये 4 काट दो, ये 2 आ गया, ये 2 उधर जाएगा और 1.86 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.86
दैट इज इक्वल्स टू आई। हाँ यहाँ पे हो सकती है थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ी सी तो होगी। अब आप एक बात समझिए, यहां पे आपको ये समझना है कि आप अभी तक आई निकाल चुके हो। अब अगर आप आई में घुसे रहोगे, इसे कैलकुलेट करोगे, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो मैं इसको तो यहीं रहने दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अल्फा से। अब मेरे को अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला पता था, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये कंपाउंड क्या है। ये कंपाउंड है FCH2COOH। ये एक फ्लोरोएसिटिक एसिड है, इट विल डिसोशिएट इनटू द टू आयंस, यानी कि FCH2COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये दो आयंस देगा, एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया, दो आयंस मिलेंगे। अब कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो इसे मैं आई रख देता, बट ये आई नहीं है, ये एन है। एन का यूज क्या है, इसे सिंपल फॉर्मूला है वो याद रख लेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस वन एन माइनस वन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको अल्फा निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू आपको पता है कि ये 2/1.86 आई है, यहां से इस वैल्यू को मैंने यहां पे पुट करा है, आप समझिए। इसके बाद -1 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू भी 2 है और -1, 2 - 1 1 हो गया, तो नीचे कुछ बचेगा नहीं, ऊपर ही बचेगा। ऊपर एलसीएम वगैरह लेंगे हम, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू नीचे 1.86, ऊपर आ जाएगा 2 - 1.86। बस इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 1.86। अगर इस 0.14 इंटू 1.86 को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते तो आप जो भी आपका अल्फा आता उसकी मल्टीप्लाई कर देते आप 100 से, तो भी आपका आंसर आता। तो ये है प्यारा सा क्वेश्चन जो आपने इसे कर लिया। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर बड़े चालाकी से इन्होंने क्या किया, बेंजोइक एसिड दिया, 122 दिया। एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है, हमारे असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन मिला था। लेकिन ये क्वेश्चन हमने करा रखा है आपको, मैं असाइनमेंट वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यहां पे दे रखा है डिसोल्वेंट 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये भी दे रखा है। शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। यहां पे इफ बेंजीन, यहां पे ये कह रहा है इफ बेंजोइक एसिड, इसका मोलिकुलर मास है वो एसोसिएट हो रहा है। आगे चल के इसमें भी जिक्र है व्हाट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी एसोसिएशन का जिक्र है, यहां पे भी एसोसिएशन का जिक्र है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने एनसीईआरटी से, हमारे असाइनमेंट से या किसी भी सोर्स से मांगा, एनसीईआरटी मेन सोर्स है वैसे तो, उससे इंस्पायर्ड होके बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया। लेकिन इस बार इन्होंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं रखा, इसकी जगह उन्होंने बोला कि अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर ही लेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उन्होंने इसकी जगह ये दे रखा है 6.1 ग्राम। पहले कितना था, ये 2 ग्राम था, 2 ग्राम की जगह 6.1 ग्राम। और डाटा पहले नहीं दिया, बाद में दिया ताकि बच्चे रट ना सके। एसिड इन 100 मिलीलीटर, अब ये वॉल्यूम दे रखा है, ये WB हो गया एक तरीके से, है ना। और समझिए इज 6.5 एटमॉस्फेयर, ये क्या है हमारा, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, देखिए बच्चे, सीबीएसई भी अब एनसीईआरटी क्वेश्चन से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। 2024 में तो नहीं आने वाले, लिख के दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। क्या होगा, इंस्पायर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी और अवर असाइनमेंट, उससे इंस्पायर्ड होकर बनाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होगा, चेंज हो गया। देखो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बस अब उसे सोल्व करना। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इसमें भी निकालना था, इसमें भी निकालना है, निकाल दो, क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन आपने कर रखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जिसको सारे कंसेप्ट पता है वो कर ही लेगा। ये हमारा असाइनमेंट 14A का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब समझो, इसमें 6.1 ग्राम इसमें दे रखा है WB, 100 ml जो है वो वॉल्यूम में। डाटा लिख लेता हूं एक बार, ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए। ये WB दे रखा है, यहाँ पे WB की वैल्यू 6.1 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, ठीक है जी, कोई बात नहीं। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, जिसको कैलकुलेट नहीं करना। मॉलिक्यूलर मास इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, जो कि 122 ग्राम पर मोल, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और
इसने इस बार मजे किस बात पे लिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सिंबल पाई होता है वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है जी 6.5। कितना? 6.5। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। और तो कोई चीज नहीं है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी ही है। तो पाई दे रखा है 6.5 एटमोस्फेयर और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, नालायको ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर टेम्परेचर आएगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 केल्विन से इसे ऐड करके 300 केल्विन हो जाएंगे, इसमें ऐड कर दो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वॉल्यूम है ये 100 ml है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेना किससे? 1000 से। जब इसे 1000 से डिवाइड कर लोगे तो ये लीटर में कन्वर्ट। ये सारा डाटा लिखने के बाद जब हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई इक्वल्स टू WB, सॉरी पाई इक्वल्स टू I इंटू WB, है ना? I इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T। अब सारा डाटा यहां पे पुट करके हम I निकालना चाहते हैं तो सीधा I निकाल लेंगे, कोई चक्करबाजी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना। I निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई इंटू WB इंटू V, यानी कि दोनों टर्म ऊपर चली गई और वो वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि WB, R और T। ये सारा डाटा यहां रखना है। जब आप ये डाटा यहां रखोगे तो आपकी आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पाई क्या है? पाई है जी 6.5, ठीक है, ओके। WB क्या है? WB 6.1 और ऊपर क्या था? ऊपर MB होगा ना, यहाँ पे MB था, सॉरी। MB कितना है? 120 और वॉल्यूम कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और एक रह गया R और T। R इज 0.0821 और T को यहां पे लिख देता हूं मैं, वो है 300, नीचे ये T। सॉल्व करना है, इजी कैलकुलेशन बना लो। कैसे बनाओगे समझो, इसके पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और ये हो गया 61। कितना हो गया ये 61 से ये 122 कटेगा 2 पे, क्योंकि 61 2 जा 22 होते। अब ये देखो 65 2 जा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो, 65 2 जा हो गए 130, ऊपर 130 है, 130 है, नीचे कितना कितना बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है 0.0821 इंटू ये 10 है और ये 300 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.527, ये आई की वैल्यू है। इसने पूछा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद जब आई आ जाए आपका, वहां पे आई आ चुका है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा का एक फॉर्मूला लगाइए, I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1। अब ये क्योंकि परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन एक शब्द और यूज किया गया है यहाँ पे, कि यहाँ पे बेंजीन को एसोसिएट करा गया है, यहाँ पे एक शब्द है डाइमर। डाइमर का मतलब समझते हैं, दो मॉलिक्यूल का एक हो जाना। तो डाइमर का मतलब है n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां जो n रखने वाला हूं ना मैं, ये 2 रखने वाला हूं। तो अल्फा इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है? 0.527 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसकी अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा अपना 0.427 है ना ये, तो 73 473, ठीक है। 473 माइनस का है और डिवाइडेड में माइनस का 0.500, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे जब परसेंटेज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जब परसेंटेज निकालनी पड़ती है तो मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे इस डाटा को यहाँ से। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा, परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 100 इंटू अल्फा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करनी। पॉइंट से पॉइंट चला गया, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 473 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। मुझे परसेंटेज चाहिए, अल्फा नहीं, परसेंटेज चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 9 जा 45, 2 बच गए तो 5 4 जा, ठीक है, फिर 3 बच गए तो 6, 94.6% इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेना, बाकी मेथड यही रहेगा, अप्रोच यही रहेगी और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस बार सीबीएसई मजे नहीं ले रही है, इस बार वो जानना चाहते हैं कि आपके पास रियल नॉलेज है या नहीं है। बच्चे टॉपिक पे क्वेश्चन पे टिक लगवाया करते थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, नहीं,
इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को समझिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी तरीके से किसी भी कंसेप्ट को कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में अगर आपको मैं बता दूं तो इसके अंदर यहाँ पे वाला जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन लगा था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम करके निकला था, याद होगा आप लोगों को, ये भी कर लेना आप लोग। और ये तो कर ही लोगे, सीबीएसई का क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। अब ये क्वेश्चन भी हमारे सीबीएसई 2023 और असाइनमेंट 14A में 7th क्वेश्चन में मिला है हमें। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड बाय 0.45 डिग्री। कुछ चेंज नहीं करा, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है इसके अंदर, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर। यहां पे थोड़ा सा और बढ़ गया है क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड बेंजीन, ठीक है, सब कुछ सही है, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.45 डिग्री सही है, कैलकुलेट द, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पूछा, क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। उस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूट, मतलब दूसरे सेट में आया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मोलर मास इसमें 60 है, ठीक है। तो मैं डाटा लिख रहा हूं, मुझे हेल्प कराएंगे। WB कितना है, WB है 0.3 ग्राम। WA कितना है, WA है 30 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास है 60 ग्राम, ठीक है। और क्या है, और क्या है, इसने बोला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.45 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.45 डिग्री सेल्सियस में डिप्रेशन है। तो आप एक बात समझिए कि जो डेल्टा टीएफ था वो कितना था, 0.45 डिग्री सेल्सियस। अब इसे केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और डाटा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से केएफ दिया गया है बेंजीन रिंग के लिए, जो कि कितनी है, 5.12। केएफ है बेंजीन रिंग के लिए जो कि कितनी है, 5.12। तो बस आप अब लग जाइए, केएफ यहाँ पे 5.12 है। जब आप डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, आई केएफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए और ऊपर क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। जब ये सारा डाटा आप पुट करोगे तो आपसे आई निकालने के लिए कहा गया है पहला, तो ये काम करना, आई निकालो। तो आई निकालने के लिए डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि ये ग्राम में था, है? सारा डाटा पुट करेंगे। अब देखो सब कैंसिल होने वाले डाटा है, इजी है, इजी कैलकुलेशन, बस पुट करना आना चाहिए। पहले डाटा लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यू पुट करो। जब वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ है 0.45, एमबी 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 बता बता बोल 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 60, वेरी गुड। डब्ल्यू ए इज 30, केएफ इज 5.12, केएफ की वैल्यू 5.12 दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। इनटू में क्या है, डब्ल्यू बी कितना है, 0.3, ये भी बहुत अच्छी बात है, इनटू में 1000, ठीक है। अब क्या करना, बहुत सिंपल है कि आपको इसके जीरो से जीरो सारे कैंसिल हो गए, सिंपल कैलकुलेशन तो आती होगी तुम लोगों को। अब क्या करना है, इसके 2 पॉइंट से इसके 2 पॉइंट्स हटा दो, ये भी बात सही है, चलो ठीक है। 0.3 से ये वाला 0.3 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, कट गया, कुछ नहीं बचा है। तो ऊपर क्या बचा हुआ, i इज इक्वल्स टू 45 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ बचा है क्या, हाँ ये 512 बचा हुआ है, 512 बचा हुआ है, 512 बचा हुआ है, ठीक है। तो जब ये 512 बचा हुआ है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो आई की वैल्यू मेरी आ जाएगी। बट मुझसे आई नहीं पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है कि अगर वो डाइमर है, यानी वही क्वेश्चन, डाइमर मतलब एन की वैल्यू 2 हो जाती है, एसोसिएट हो गए ना ये, तो मुझे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बताओ। मुझे आई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में दूसरे सेट में था, बट इसमें भी वही आंसर आ गया, 527। उसमें भी आई की वैल्यू 0.527, इसमें भी 527 है। एग्जामिनर देखो कितने मजे ले रहा है, वहां पे है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इंस्पायर्ड फ्रॉम वही बेंजोइक एसिड वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ध्यान रखें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो यार, सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, आई निकालो, एसोसिएट हो रहा है, ओके ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू i-1, और एसोसिएशन में 1/n-1 याद रखना हो।
डिसोसिएशन में n-1 हो जाता है, यहाँ पे 1/n हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, वही 0.527 - 1 डिवाइडेड बाय 1/n यानी 0.2। बाकी कैलकुलेशन सेम है। जब इसे सॉल्व करोगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 0.943 और परसेंटेज निकालोगे तो एक बार रीचेक कर लेना, वैसे यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 100 94.3% इज द आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनोल एंड एनिलीन, ऑब्वियसली फिनोल और एनिलीन को मिलाओगे मिक्स विद ईच अदर, व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम मिक्सचर इज एक्सपेक्टेड, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डेविएशन। इस क्वेश्चन में फिनोल और एनिलीन को मिलाया, और फिनोल एनिलीन आपको पता ही है, देखो फिनोल और एनिलीन जब आपस में मिलेंगे ना तो इनका वॉल्यूम ना डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज पता है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है भाई, ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, बता सकता है कोई बच्चा? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। देखिए, आपको जब ग्राफ बनाने की बारी आई तो कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, अब जब नेगेटिव डेविएशन है तो समझो बात को, क्या करना है, जो ये नेगेटिव डेविएशन है इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट आइडियल सॉल्यूशन हो गया। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ जो बनता है वो इसके नीचे से कर्व जाता है, क्योंकि यहां पे डेविएट होगा तो कर्व ना नीचे की तरफ से बना देना यहां पे। ठीक है, इसके लिए हो गई है फिनोल के लिए और एनिलीन के लिए, यहां पे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। याद है ना तुम लोगों को? यहां पे क्या लिखते थे? XB1, XA कितना लिखते थे? 0। यहां पे क्या होगा बच्चा? XA1, XB0। इधर क्या आएगा? वेपर प्रेशर। और ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला जो है वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। याद ही होगा तुम लोगों को, है ना? यहाँ पे क्या लिखते थे हम? PS, ये क्या होता था? P0A प्लस P0B। ऐसे ही ये जो लाइन है ये PA को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो लाइन है वो P0A को रिप्रेजेंट करेगा। ये लाइन जो है वो P0B को रिप्रेजेंट करेगा और ये PB को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ग्राफ बनाना था तुम्हें, प्रॉपरली ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके लिए बनाना है? इसके लिए बनाना है। ठीक है, अब बात समझिए, इसके लिए ग्राफ बनाना है। ये देखो, ये है ना ये क्वेश्चन, इसमें फिनोल और एनिलीन एग्जांपल पूछा था। फिनोल एनिलीन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि फिनोल और एनिलीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। फिनोल में यहाँ पे बनाओ तुम्हारे, देखो फिनोल है ये, ठीक है, और एनिलीन होता है NH2, बेंजीन रिंग पे NH2 होता है। तो इसका H और इसका N आपस में गुलू गुलू करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ये। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे के पास आए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इनके बीच में, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि प्यारे बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह का। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, अब मैं आप लोगों से अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 21वें का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 23.80 mmHg। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा था। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये CBSE 2023 में क्वेश्चन आया और ये NCERT का इंटेक्स का क्वेश्चन है 2.9। अगर आपके पास NCERT है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंटेक्स का। ठीक है, इंटेक्स का क्वेश्चन है ये। इसको हटाते हैं, इसको भी ऊपर कर देते हैं। कहां से क्वेश्चन है ये? इंटेक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें मजे लेने वाली बात ये है कि ये जो इंटेक्स का क्वेश्चन है उससे ये कैसे इंस्पायर्ड है वो समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो 23.8 mmHg, यहां पे भी 23.8 mmHg।
नंबर सेम नहीं बोल रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ऑब्वियसली वाटर 298 केल्विन पे तो सेम ही होगा। कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। क्वेश्चन को इजी बनाया है, इसमें डिफिकल्ट था। इसमें डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि कह रहा है कि इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कितने में? 850। यहां पे कितना है? 100 ग्राम है, तो थोड़ा सा फर्क है, मतलब कैलकुलेशन उसकी इजी है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो, रिलेटिव लोअरिंग वोरिंग की जरूरत नहीं है इनको, बस सिर्फ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोला है। और यहां पे बोला था क्या? 50 ग्राम यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2CuNH2। मोलिकुलर मास निकालना यूरिया का कितना आएगा? NH2CuNH2 इसका फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास निकालो। तो इसका निकालोगे तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60। अब ये 60 आया है, ये 50 दे रखा है, तो 50 और 60 एक मोल्स तो नहीं होते। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट चली गई, इसमें कैलकुलेशन इजी चली गई और आसान बना दिया। यहाँ 850 ग्राम था, वहां पे 850 ग्राम नहीं। चलिए मैं ना क्वेश्चन करता हूँ सीबीएसई वाला, ये वाला तुम लोगों ने कर भी रखा है एनसीईआरटी का। 23.8 mmHg का वाटर का प्योर वेपर प्रेशर ये रखा है और आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पूछ रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना दे रखा है? 23.8 mmHg, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा उसका मोल दे दिया 1 मोल, और वाटर जो है वो Na मान लेता हूं, वो दे रखा है 100 ग्राम, वो दे रखा है मुझे 100 ग्राम, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ऑब्वियसली, तो रिलेटिव लोअरिंग वाला ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू में XB। XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाया। हाँ, जो एनसीईआरटी में पूछा गया था वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो वो हो सकता था वो इजी हो, बस ये कैलकुलेट करना था, उसमें 23.8 का कोई काम नहीं था। बट इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है बट सेम नहीं है, अलग है, बात समझना पड़ेगा। XB का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? NB अपॉन में Na प्लस NB, NB अपॉन में Na प्लस NB। क्लियर है बात ही आपको? अब आपको क्या करना है, एक बात ध्यान से समझना है। NB आपको गिवन है, Na आपको निकालना पड़ेगा। तो Na 100 ग्राम तो गिवन मास था ना वाटर का, डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो जाएगा जी 5.5, ठीक है। 5.5 क्योंकि 1000/18 जो होता है वो 55.5 होता है, यहाँ पे 5.5 मोल्स आ जाएगा। ओके, सारा डाटा पुट करो, सॉल्व करो, उनसे निकालो, सिंपल है। यहाँ पे डाटा पुट करा, P0 इज 23.8 माइनस PS डिवाइडेड बाय 23.8, ठीक है, इज इक्वल्स टू NB क्या है? NB इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5.55, कितना हो गया ये? 6.66। इधर उधर ले जाएंगे PS की वैल्यू, तो 23.8 माइनस PS इज इक्वल्स टू 23.8 डिवाइडेड बाय ये हो गया जी 6.55। अब ये जो 6.55 है ना, ये लगभग 6.5 हो गया और ये 23.8 है, कैंसिल तो नहीं होगा। 23.8 माइनस PS, ये 3.6 आ गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 23.8 माइनस 3.6 इक्वल्स टू PS, तो PS की वैल्यू लगभग 20.2 mmHg आ जाएगी, ये आंसर आ गया। अच्छा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा गया है। फिर उसके बाद जो मोल्स निकलेंगे उसके वो अलग दे रखे हैं, मतलब 50 ग्राम है यूरिया, वाटर 850 है, तो थोड़ी कैलकुलेशन वहां पे भी हो सकती है, मतलब ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इजी कैलकुलेशन दी है। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप अटक सकते हो, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये मोल फ्रैक्शन को निकाला है NB अपॉन में Na प्लस NB। तो देख लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है वेपर प्रेशर। अच्छा, ये वही है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये भी करके दिखाऊं? चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ, तो बिल्कुल सेम ही है। इसमें आपको निकालना क्या था? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के लिए भी निकालना है एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, पीएस भी निकालना पड़ेगा, रिलेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो मैं रिलेटिव अगर निकालूं तो पहले रिलेटिव ही निकाल लेता हूं। रिलेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, दिस वन इज कंप्लीटली, इस पूरी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। और इक्वल्स टू किसके था, ये मोल फ्रैक्शन का था। मोल फ्रैक्शन यूरिया है, तो मैं सीधा वैल्यू पुट करूं XB की जगह, सीधा कैलकुलेट करें। मैं अलग से निकालना पड़ेगा, यूरिया का मोल्स निकालना है तो 50/60, 50/60, और वाटर का मोल्स निकालना है तो वो हो गया 850 डिवाइडेड बाय 18। इसे सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट पुट करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50/60 डिवाइडेड बाय, और इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 50/60। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कितनी तगड़ी सी हो गई है। तो इसे सॉल्व कर लेना। दो चीजें निकालनी है, पहले पार्ट में मान लेते हैं आपको निकालना है RLBP, और दूसरे पार्ट में जो आपको निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा PS। PS भी वेपर प्रेशर ही है, वाटर का है, लेकिन ये मिक्स स्टेट में है, मतलब सॉल्यूशन में है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल, यूरिया इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, तो उसमें डिजोल्व करा गया। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये जो हमारा व्हाई इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज 0.5। तो सिंपल सा आंसर है। देखिए आप लोग याद रखेंगे, बेंजोइक एसिड जो होता है, मैं आपको समझा रहा हूं पर आंसर सिर्फ आपको सिर्फ बेंजोइक इसके लिए लिखना है, बेंजीन के लिए लिखना है। बेंजोइक एसिड जो है, अगर उसको तुम वाटर में डालो, बेंजोइक एसिड का ना फॉर्मूला होता है C6H5COOH, तो ये वाटर में डालने के बाद ना डिसोशिएट हो जाएगा, C6H5COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, सिंपल है। लेकिन अगर इसे तुम बेंजीन सॉल्वेंट में डालोगे तो ये अपने आप को डाइमराइज कर लेगा। डाइमराइज समझते हो आप लोग, C6H5COOH ट्वाइस डाइमराइज हो जाएगा। और जब ये डिसोशिएट होते हैं, तो जब कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे तो आई की वैल्यू 2 आएगी, और जब डाइमराइज होंगे तो आई की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 हो जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन में। इसमें अल्फा वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन इट गो फॉर द डाइमराइजेशन। क्या? डाइमराइजेशन। अब जब ये डाइमराइजेशन होगा प्यारे बच्चों, तो आई की वैल्यू 0.5 यानी 1/2 आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, एल्पाइन असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, ठीक है, नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन और एल्पाइन असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 14A का 15वां क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में और हमारे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2.5 है वैल्यू, और इन्होंने वो वैल्यू 2.32 ली है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोग असाइनमेंट तो आपने पहले भी कर रखा है, तो इसके लिए करते हैं फटाफट से। इसमें आपको K2SO4 का मोलर मास भी दे रखा है, जो कि कितना है 174 गिवन है क्वेश्चन के अंदर में, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इसमें बच्चों ने क्या गलती करी थी बताऊं? K2SO4 है भाई, आयनिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, I की वैल्यू K2SO4 के टुकड़े करो, कितने मिलेंगे 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब अगर तुम्हें पता है कि यहां पे 3 आयंस मिल रहे हैं, तो I की वैल्यू भी 3 ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसने I पूछा नहीं है, और एक शब्द भी तो बोल दिया, क्या? कंप्लीटली डिसोशिएटेड। और ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन जो थे ना, वहां से भी, तो वहां से भी इंस्पायर्ड है। टेम्परेचर भी दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करिए, दैट इज 298 केल्विन। ये बच्चे गलती करते हैं। आर की वैल्यू 0.082, मोलर मास 174 है। चलिए पुट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में 22वां क्वेश्चन, आपको पाई निकालना है, बहुत अच्छी बात है। K2SO4 है, यस, इट विल डिसोशिएट इनटू द 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 -2, बहुत अच्छी बात है। I की वैल्यू यहाँ से 3 आयंस होने की वजह से I की वैल्यू 3 हो जाएगी। मोलर मास यानी कि MB 174 दे रखा है, अच्छा है। और WB कितना दे रखा था? WB इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में 2.32 इंटू 10⁻³ ना जाने क्या सूझी इन्होंने, ये वैल्यू दे दी, और ये ग्राम में है, ग्राम में होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। दूसरा आपको इन्होंने टेम्परेचर दिया था, अभी पीछे देखोगे 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो ये 298 केल्विन रहेंगे। उसके बाद वॉल्यूम दे रखी थी, वेरी गुड, वॉल्यूम इज 2 लीटर है।
आर की वैल्यू 0.082 है। कुछ डाटा डिफरेंस हो गया हो तो बता देना मुझे। लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ओके ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अब आपको मुझे लगता है कुछ चीज की जरूरत है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं, और ही कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है ज्यादा। पाई इक्वल्स टू आई डब्ल्यू बी एम बी, वॉल्यूम ऊपर आर ऊपर टी, बस पाई निकालना ही है। आई की वैल्यू बच्चों ने पुट नहीं करी, इसलिए ज्यादातर के क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए। ये सिली मिस्टेक है, क्योंकि ये K2SO4 है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको 3 WB की वैल्यू पुट कर दो, बस कितनी है, जो कि है 2.32 इंटू 10 की पावर -3, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर इज 298 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इज 174 एंड वॉल्यूम इज 2 लीटर। पूरी कैलकुलेशन इसको सॉल्व करना है, थोड़ी कैलकुलेशन तो लगेगी ही। ये 3 है यहाँ पे, तो सॉल्व कर लेना आप लोग, बड़े प्यारे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप ध्यान रखना, उसकी यूनिट जरूर लगाना, वो एटमॉस्फेयर में आएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो फटाफट से मैं आपको बस हिंट बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चंस में है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा, ये वाला भी है ना, इसमें भी ज्यादा कोई चक्करबाजी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें 25.6 ग्राम सल्फर है, वॉज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, यही क्वेश्चन सेम हमारे असाइनमेंट से, क्वेश्चन नंबर 12वां असाइनमेंट 15वां क्वेश्चन, बस यहाँ पे 25.6 ना लेके 2.56 लिया था। यहाँ पे 25.6 है, यानी 256 का ही मल्टीपल है। समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे 1000 ग्राम है, यहाँ पे 100 ग्राम है। और इंटरेस्टिंग बात और समझो, यहां पे CS2 है, क्या है यहाँ पे CS2। अब क्वेश्चन का अप्रोच समझो, यहां पे उन्होंने बेंजीन रिंग लिया है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं तुम्हें, देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, जितने डिग्री से वो लोअर्ड हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट जितने डिग्री से लोअर्ड हुआ है वो कितना है, 0.512 है। और क्यों लोअर्ड हुआ उतने से, क्योंकि KF की वैल्यू भी कितनी है, 512 है। और एटॉमिक मास सल्फर का 32 है। ये बात भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है। जितने से लोड हुआ उतना यहाँ पे KF की वैल्यू ली। अच्छा, अब देखो पीछे जो क्वेश्चन आया था, ये 2017 में भी आया हुआ है शायद, है ना, CBSE 2023 में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, असाइनमेंट में तो है ही हमारा क्वेश्चन। अब देखो समझो, CS2 लिया था, लोअर्ड बाय कितने से, 0.383, और KF की वैल्यू भी 3.83, तो मतलब उसी के मल्टीपल में लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। इन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड को चेंज करा बेंजीन से सॉल्वेंट की तरह, तो KF में भी वहां पे चेंज कर दी। एक क्वेश्चन कर लो, दूसरा अपने आप ही हो जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 25.6 दे रखा था आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25.6 ग्राम आपको दे रखा है सल्फर, WA दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक है। और यहां पे आपको डेल्टा TF कितना दे रखा है, देख लेता हूं मैं, डेल्टा TF दे रखा है 0.512, और KF की वैल्यू अगर आप ध्यान देंगे तो 512 है, 5.12 है, तो ये 0.512 है, और KF की वैल्यू है 5.12 KF की वैल्यू है ये। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला तब निकलता है जब MB इंटू एटॉमिक मास, लेट सपोज उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है ना, उन्होंने मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है सल्फर का SX, यानी कि सल्फर का मास, एटॉमिक मास इनटू में x नंबर ऑफ सल्फर एटम है, तो एटॉमिक मास कितना है 32 से, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स हैं जी x। अब जिसने क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिसको अप्रोच पता है, जिसको दिमाग चलता है, रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्रिस्टल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो डेल्टा TF, कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं, तो डेल्टा TF इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला KF WB MB WA और ऊपर आ जाएगा जी 1000। अब देखिए डेल्टा TF इन्होंने 0.512 क्यों दिया, आप समझिए, क्योंकि KF की वैल्यू भी इतनी ही थी, मतलब इसी के मल्टीपल में थी, इनटू में WB की वैल्यू उठाऊं तो मैं ऊपर दे रखा है 25.6 है, सॉरी 25.6। मोलिकुलर मास इस 32 का मल्टीपल है, तो 32x लिख रहा हूं मैं, और WA इन्होंने दे रखा है हमें 1000 ग्राम, ऊपर भी 1000 हो गया,
तो कैलकुलेशन बहुत इजी है इसके लिए, क्योंकि ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, तो ये 2 से ये कट गया। इसको अगर मैं इससे काटूं तो इधर 10 आ जाएगा, है ना, इधर 10 आ जाएगा, 0.5 से काटूंगा तो इधर 10 आ जाएगा। इस 10 से ये वाले 10 से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है, तो बस इधर 1 बचा है, तो 1 ये x ना इधर ले आओ, ठीक है। अब x इधर ले आओगे तो इधर क्या बचेगा, 256 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 32। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो सल्फर का फॉर्मूला S8 आएगा। मैंने तुम्हें बार बार बता रखा है कि इसका आंसर S8 आता है, सल्फर के साथ हमेशा S8 आता है। क्लियर ये बात आप लोगों को? काफी लंबी वीडियो बन गई है, पर कोई बात नहीं, कर लिया हमने, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये भी वैसे सेम हो जाएगा, बस इसमें भी बस वो 3.83 से 3.83 कट जाएगा। ये तुम्हारे लिए, तुम ट्राई करना है इसको, ताकि तुम्हें पता चले, अप्रोच पता चली या नहीं पता चली। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी, कह रहा है 10% सॉल्यूशन बाय मास। अब ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन इंस्पायर्ड बाय, अब ये देखो, ये क्वेश्चन ना आपका कहां से इंस्पायर्ड है मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ 10 केन सुक्रोज। केन शुगर की जगह क्या वर्ड यूज करा है इसने, केन शुगर यहाँ पे था, यहाँ पे सुक्रोज था, बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आपका जो है सीबीएसई 2023 में भी आया हुआ है, देखो, और 2017 में भी आया हुआ है। अप्रोच सेम है, वहां पे 10% कर दिया, यहाँ पे भी 5% कर दिया। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सुक्रोज नहीं ध्यान से पढ़ते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है वो समझिए आप लोग। अगर आप ध्यान से समझ पाए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से कर पाए होंगे तो ये भी कर पाए होंगे। चलिए मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। 10% सॉल्यूशन है ऑफ किसका, सुक्रोज का। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इधर एक डाटा लिखने की कोशिश करता हूँ, ये सुक्रोज है, और दूसरा डाटा है इसी क्वेश्चन के अंदर जो सीबीएसई 2023 में आया है, वो ग्लूकोज है। दोनों 10% दे रखे हैं, तो कंफ्यूजन एक तो यहां से होती है। दूसरी कंफ्यूजन जो मुझे भी हुई थी जब मैं था 12th में, सुक्रोज में सुक्रोज का फॉर्मूला बच्चे आप लोग याद रखेंगे, C12H22O11 होती है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन दोनों का फॉर्मूले में डिफरेंस है, 10% है, ये बात सही है। ये इसका WB हो सकता है, ये भी इसका WB हो सकता है, इसका WA जो होगा वो 90 होगा, इसका WA जो होगा वो 90 होगा, 90%, 90 वेट बाय वेट है तो हो जाएगा। लेकिन मोलर मास सुक्रोज का आपको पता है वो होता है 342 ग्राम पर मोल। यहाँ पे जो मोलर मास है वो होगा ग्लूकोज का, वो 180 ग्राम पर मोल होगा। फिर ये दो डाटा को मर्ज करके हमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट कराना चाहता था। यस, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो देखिए, कैलकुलेट द, आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, किसके लिए, 10% ऑफ ग्लूकोज के लिए। और ऊपर जो फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, कह रहा है कि वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 269.5 केल्विन, सुक्रोज के लिए दे रखा है 269.5 केल्विन, 15 केल्विन है। अब आप समझिए, सुक्रोज के लिए डाटा दे रखा था। मैं एक बार अगर इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे लेके जाऊं, ठीक है, इस एल्पाइन के लोगों को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इसको करते हैं ऊपर। चलो भाई, ओके, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया। सुक्रोज के लिए इन्होंने हमें फ्रीजिंग पॉइंट जो दे रखा था TF, वो दे रखा है 269.15 केल्विन, 269.15 केल्विन दे रखा है हमें इन्होंने। क्या, TF या T नोट F, मुझे तो पता है, तुम्हें पता है क्या? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन। अब तुम कहोगे, कई बच्चे कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिया? नालायक, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, दोनों को केल्विन में ही रखना पड़ेगा। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मैं, तो डेल्टा TF क्या आएगा, डेल्टा TF आएगा T नोट F माइनस TF। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो T नोट F कितना है, 273.15 माइनस 269.15, माइनस कर कितना आएगा, 1515 सेम है, कट गया। अब जो ये आ रहा है ये आएगा जी 3 उधर हो गए और 1 इधर हो गया, 4 केल्विन का आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये देख लियो, अपना चेक कर लियो, 4 केल्विन आएगा, है ना, 73 हो जाएंगे ना 4 केल्विन में। अब वापस आते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा, देखो उसका दे रखा था, लेकिन पूछा हमसे ग्लूकोज का क्या था।
और ये बोल भी रहा है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का वो 273.15 रखिए। गिवन दे रखा है सुक्रोज का मोलर मास 342 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, तो ये तो हमें पता ही होता है, बस थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और बना दी। अब आपको करना क्या है, आप समझिए ग्लूकोज में आऊंगा मैं वापस, ये ग्लूकोज के अंदर हम वापस आते हैं। आप लोगों को सारा डाटा दे दिया यार, कुछ तो छोड़ा ही नहीं यहाँ पे। डेल्टा टीएफ से लेके आपको डेल्टा टीएफ भी दे दिया, एमबी भी दे दिया, डब्ल्यू ए भी दे दिया और डब्ल्यू बी भी दे दिया। अब सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोशिएट नाइदर एसोसिएट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आई तो नहीं निकालना है, लेकिन निकालना क्या है, एक चीज इन्होंने मिसिंग करी, वो थी केएफ। अब केएफ अमूमन वाटर का याद होता है जो कि होता है 1.86, तो बच्चे डायरेक्टली पुट कर देंगे, वो नहीं करना, पहले आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा टीएफ मैं ये सुक्रोज के लिए कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे किसके लिए कर रहा हूँ मैं, सुक्रोज के लिए। ग्लूकोज के लिए मैं अभी करूंगा, सुक्रोज के लिए मैं डाटा पुट कर रहा हूँ। तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू में फॉर्मूला क्या है हमारा, केएफ डब्ल्यूबी एमबी डब्ल्यूए और 1000। देखिए मेरा मकसद ना इसमें से केएफ निकालना है। मैं केएफ निकालने के लिए कैलकुलेशन करूं ये भी मेरे को नहीं करना, मेरे को मतलब बिल्कुल ही ऐसे वैल्यू पुट करो बस, मैं मेरे को यहाँ पे केएफ निकालना है। तो केएफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा टीएफ ऊपर है, ठीक है, और ये दोनों टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, भेज दो इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा एम बी, इधर क्या आएगा डब्ल्यू ए, और डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा डब्ल्यू बी, और यहाँ पे आ जाएगा 1000। ये केएफ का फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करा, और इस फॉर्मूले में वैल्यू मुझे पुट करनी है। देखो डेल्टा टीएफ कितना था, डेल्टा टीएफ मेरा 4 केल्विन है, तो मैं बस 4 लिख दूंगा यहाँ पे, इनटू में एमबी। एमबी किसका एमबी रखना है, ये कंफ्यूजन वाली बात होती है। मैं भी सुक्रोज के लिए कर रहा हूं, तो सुक्रोज का ही मोलर मास रखूंगा। सुक्रोज का मोलर मास कितना है 342, और डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए इज 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी इज 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 रख दूंगा मैं, और 1000। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केएफ बन गया, दिस इज इक्वेशन 1। ये हमने कहां से निकाला, सुक्रोज से निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे ग्लूकोज में। ग्लूकोज में हमें डब्ल्यू भी पता है, एम बी पता है, ठीक है, डब्ल्यू बी पता है, हमें डेल्टा टीएफ निकालना है, ठीक है, डेल्टा टीएफ निकालेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, केएफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए, और ऊपर करेंगे हम मल्टीप्लाई में 1000 से। अब एक बात बताओ, डेल्टा टीएफ मुझे निकालना है, तो डेल्टा टीएफ निकाल तो लूंगा मैं, लेकिन मुझे केएफ नहीं मालूम था, तो मैं इक्वेशन ये जो 1 मानी थी ना, यहां से डाटा केएफ में पुट करने वाला हूं, ये डाटा यहां पुट करने वाला हूं। हेल्प कराओ मेरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्प क्या करना है, मैं यहां से ये केएफ वाला जो डाटा है इसको यहां पे मैं केएफ में पुट कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला डाटा यहाँ पे पुट कर दिया, ये केएफ की जगह है, ये जो डाटा है ये केएफ की जगह है। उसके बाद ये जो डाटा है मैंने ये केएफ का पुट करा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इनटू में डब्ल्यू बी कितना है, इसमें भी 10 है, अपोन में इसमें एमबी जो रखूंगा, यहाँ पे जो एमबी रखूंगा, ये अब मैं ग्लूकोज के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो ग्लूकोज का मोलर मास रखूंगा यानी कि 180, और डब्ल्यू ए अगेन 90 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1000। अब ये बिना कैलकुलेशन में चाहता तो यहाँ पे कैलकुलेट करता, अपना माथा मारता, वो मैंने नहीं किया। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आराम से, बड़े आराम से, इस 1000 से ये 1000 कट जाएगा, इस 90 से ये 90 कट जाएगा, इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, क्या बचा है 4, 342 डिवाइडेड बाय, नीचे ऊपर कहीं कुछ नहीं बचा है, नीचे इस 180। बस आपको ये सॉल्व करना है और आपका ग्लूकोज आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में और जो असाइनमेंट में क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% की जगह 5% वाला कंसेप्ट है, तो आई होप आप ये कर पाओगे। मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन है ग्लूकोज के लिए। पहले हमने सुक्रोज का डाटा दे रखा था। अच्छा, कभी कभी क्या करेगी सीबीएसई, मजे ले जाएगी तुमसे। अब तुमने प्रैक्टिस सुक्रोज से ग्लूकोज निकालने की कर ली, पेपर में उन्होंने उल्टा दे दिया। तो कंसेप्ट बच्चे स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट स्ट्रांग है मतलब आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, कितनी चीजें पढ़ लो, कितनी मतलब अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगाओगे अपना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं फिर, ये वही क्वेश्चन है हमारा। देखो 5% से है तो 5% से कर लोगे, ठीक है। वीडियो लंबी होगी तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना। फिर ये फॉलोइंग टर्म से मोलालिटी डिफाइन आप कर ही लोगे। एबनॉर्मल मोलर मास सिंपल से डेफिनेशन है, नोट्स या फिर एनसीईआरटी से उठा लेना, ये भी आप कर लेना, ठीक है। ये देखिए, वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 MnACl इज
मोर देन डेट ऑफ द 1m ग्लूकोज। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2023 में आया था और यही हमारे असाइनमेंट में सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है। असाइनमेंट नंबर है 14A, क्वेश्चन नंबर 34। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? सिंपल है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा किसमें? दो आयंस में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। I की वैल्यू हो गई 2, वेंटो फैक्टर इसका ज्यादा है, जिसका वेंटो फैक्टर ज्यादा है। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I की वैल्यू हो जाएगी 1। आपको लिखना है ग्लूकोज नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट। जो ज्यादा वेंटो फैक्टर देगा उसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट होता तो उल्टा हो जाता। तो प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 आपने कर लिया। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 38 है ना, ये एनसीईआरटी सॉरी असाइनमेंट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 34 से उठाया गया है। नॉन वोलेटाइल एक्स। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था? कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एक्स नहीं है, और मोलिकुलर वेट इसमें दे रखा है 40। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया 50। क्वेश्चन सेम है, इंस्पायर्ड है ना। When dissolved in 78 ग्राम ऑफ बेंजीन reduce its vapor pressure to 90%। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। 80%, यहाँ पे कितना है? 80% है। और सुनो, यहाँ पे 114 ग्राम ऑक्टेन। क्यों? पता है क्यों है? 114 ग्राम देने से इनको क्या मिला? ऑक्टेन का भी मोलिकुलर मास 114 होता है। डिवाइड करोगे आंसर 1 मोल आएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? बड़े चालाकी से इस ऑक्टेन वर्ड की जगह बेंजीन कर दिया। कर दो, क्या दिक्कत है? अब जो ये बेंजीन किया उसका मोलिकुलर मास 78, और 78 ये भी है, तो 78 से 78 कट जाएगा, तो 78 से 78 कट जाएगा तो 1 मोल ही तो रहेगा। ऊपर भी वही क्वेश्चन है, नीचे भी वही क्वेश्चन है। और सुनो, यहाँ पे 90% की जगह क्या क्वेश्चन में था? 80%। तो आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, कर लेंगे। देखिए इसने हमसे क्या पूछा, क्या? अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने ये देखा कि x है, उसका हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ x। ओके, मोलर मास 50 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ x यानी कि WB निकालने के लिए बोल रहा है, और मास ऑफ x इज WB इज कितना है वो तो निकालना है। मोलर मास इन्होंने कितना दे दिया? मोलर मास इन्होंने दे दिया हमें 50 ग्राम। और हमारे क्वेश्चन में एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन जो था उसमें 40 दे रखा है, यहाँ पे 50 दे रखा है। मजे लिए थोड़े से। अब रिड्यूस बाय 90%, ओके, रिड्यूस टू 90%। हाँ, ये शब्द और याद रखना कि ये रिड्यूस टू 90% है, यानी कि 90% पे जाके रुका हुआ है वो। रिड्यूस टू खत्म हो गया, घट के 90% हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। एमबी 50 ग्राम दे रखा था, WA कितना दे रखा था? WA दे रखा था 78 ग्राम। MA जो कि बेंजीन ही है, बेंजीन का मोलिकुलर मास 78 ग्राम पर मोल होता है। ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का मोलिकुलर मास फॉर्मूला निकालोगे ना, C6H6, तो यही आएगा। अब एक बात बताओ, रिड्यूस टू वेपर प्रेशर पहले था P0A, मान लेते हैं वो 100% हो गया। बाद में चल के वो वेपर प्रेशर हो गया आपका PS, जो कि हो गया रिड्यूस टू 90%। रिड्यूस होके 90% रह गया है, बच गया है। रिड्यूस बाय 90% नहीं है, रिड्यूस टू 90% है, तो यहाँ पे 90% आ जाएगा। अब जब मैं सोल्व करूंगा तो सिंपल है, P0A माइनस PS या PA कुछ भी लिख लो, है ना, डिवाइडेड बाय P0A। फॉर्मूला इधर क्या लगेगा? WB डिवाइडेड बाय WA। अच्छा, मोल फ्रैक्शन आता है ना, हटाओ। मोल फ्रैक्शन किसका? XB का। मोल्स निकालना है मुझे, फटाफट से निकाल दो। तो मोल्स NB क्या होगा? WB बाय MB। यही मैं निकाल लेता हूँ, उससे इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि Na जो मेरा है ना वो WA और MA डिवाइड में करूंगा मैं, WA और MA को, तो ये कितना आ जाएगा? 78 डिवाइडेड बाय 78, जो कि हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? जो 1 हो जाएगा। सिंपल है। अब आप करना क्या, यहाँ पे जब आप XB लिखोगे तो ये 1 है और वो हमें पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। NB डिवाइडेड बाय 1 प्लस NB, ठीक है। 90% का डिफरेंस है, तो P0A 100% माइनस 90 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर 10/100 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा NB डिवाइडेड बाय 1 प्लस NB। अगर मेरे को कैलकुलेशन इजी बनानी है तो मैं इसे नेग्लेक्ट करूं,
नहीं बनानी है इजी। नेगलेक्ट तब करना ना जब डिफरेंस ज़्यादा हो, ऐसे तो कुछ दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे, 0 0 काट दिया, 1/10 आ गया। अब ये 1/10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एन बी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस एन बी हो जाएगा, और इधर हमारा एन बी, ये 10 एन बी हो जाएगा, तो 1 प्लस एन बी, और उधर जाके तो 1 प्लस एन बी इज इक्वल्स टू 10 एन बी के इक्वल आ गया ये। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ इधर। अब यहाँ पे से कैलकुलेशन करी तो ये हो जाएगा जी 1 है ना, 1 इज इक्वल्स टू 10 एन बी माइनस एन बी, कितने एन बी, 9 एन बी, 9 एन बी इज इक्वल्स टू 1, तो एन बी इज इक्वल्स टू 1/9 आ गया। और एन बी का फॉर्मूला क्या था, एन बी का फॉर्मूला था डब्ल्यू बी बाय एम बी, एम बी उधर चला जाएगा जो कि है 50/9, 50/9 हो गया जी, 9 5 जा 45, 5 जा 5.5 ग्राम के नियर अबाउट आ जाएगा। ठीक है, ये तब करना है जब नेगलेक्ट नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। 1 कैसे आए, यहाँ पे एन ए था, ये एन ए था, एन ए में 1 प्लस एन बी, एन ए की वैल्यू 1 निकाली थी आपने। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है। तो आप देखो एनसीईआरटी में ये जो वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम 114 ग्राम है, अब रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, रिड्यूस 80% हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो ही जाएगा, तुम लोग कर ही लोगे, एनसीईआरटी में असाइनमेंट में भी करा हुआ था आपने। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, and calculate the boiling point of elevation for a solution prepared by adding 10 ग्राम of MgCl2 of 200 ग्राम। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, MgCl2 दे रखा है। अब यहाँ पे भी बच्चों ने क्या गलती करी बच्चे, MgCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट, यहाँ पे वर्ड यूज करा है, इंफॉर्मेशन दी है, क्रिस्टल क्लियर बात है, बट फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। Mg+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, कितने, 2Cl नेगेटिव, यहाँ पे कितने आयंस हो गए, यहाँ पे आयंस हो गए जी 3 आयंस हो गए। अब 3 आयंस का मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब आई की वैल्यू भी दे रखी है। तो बच्चों ने ज्यादातर गलती तो यही कर रखी थी, इस बात का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए डाटा बता देता हूँ, 10 ग्राम MgCl2 है, 200 ग्राम पानी है, ठीक है, 200 ग्राम वाटर है, यही कर दूं क्या, इसको हटा देते हैं, चलो यही करते हैं इस क्वेश्चन को। WB कितना दे रखा है, WB दे रखा है जी 10 ग्राम, ठीक है। MgCl2 बाद में देखेंगे, 200 ग्राम दे रखा है आपको WA, 200 ग्राम ये रहा ना यहाँ पे, ओके। MgCl2 है, MgCl2 है, तो जोड़ो कितना आएगा, मोलर मास निकालना तो आता ही है। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 into 2 71, तो 24 plus 71 it's approximately 75 and 2 it's 80, 75 into 2 it's a 95 है ना, MB ये रखा होता है, 95 नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलो आई की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, आई की वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे assuming that MgCl2 is complete dissociation, well boiling point elevation यानी कि डेल्टा TB निकालना है आपको, निकाल लोगे। डेल्टा TB निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, IKB WB MB WA into 1000, इस वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकाल लो। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट I is 3, KB क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, देना चाहिए ना वैसे। वाटर के लिए KB कितना होता है, फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ MgCl2 तो 200 ग्राम। वाटर के लिए KB कितना होता था 0.52, ठीक है। और WB कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय MB is 95 और WA is 200। तो ये प्योर कैलकुलेशन, आई होप आप ये कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, इजी है। ठीक है, तो ये था हमारे 24 क्वेश्चन की एनालिसिस जो CBSE ने 2023 में पूछी थी। कहाँ से क्वेश्चन दिए थे, कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे, क्या क्या वैल्यू चेंज करी थी, ये सारी डिस्कशन हमने आज करी है। आप लोग
प्लीज इसे बहुत अच्छे तरीके से करिए ताकि आपका आने वाला टेस्ट और आपकी और ज्यादा मेंटल एबिलिटी बढ़े। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।